बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टैक्स एकेडमी के 24 सेशन में हम हाज़िर खिदमत हैं। जैसा कि पिछले कुछ सेशन से हमने सेल्स टैक्स रिटर्न के हवाले से और सेल टैक्स एक्ट के हवाले से अपने सेशंस किए हैं। आज सेल टैक्स एक्ट में हमारा जो स्पेसिफिक हमारा टॉपिक है वो सेक्शन 10 और सेक्शन 11 ऑफ सेल टैक्स एक्ट के रेफरेंस से रिफ़ंड और असेसमेंट ऑफ जो सेल टैक्स है उसके हवाले से हम सारी बात करेंगे। उसके मतलब कानून, केस लाज और बाकी चीज़ें उसके मतलब सवाल हो जो अब इंशाल्लाह होंगे। सेशन का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कुरान पाक से करते हैं। मैं उमर ज़रार साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और तिलावत कुरान पाक से सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूँगा सब हाज़रीन से कि एक दफ़ा दुरूद पाक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़रूर भेजें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। पहले सेशन में भी मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि एक अच्छे टैक्स कंसल्टेंट के लिए सेल्स टैक्स कवानीन और फेडरल एक्साइज़ के कवानीन उसके ऊपर अबूर बहुत ज़रूरी है। हमारे जितने पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, या तो वो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड हैं या फेडरल एक्साइज रजिस्टर्ड हैं या इन फ्यूचर हम जो प्रोविंशनल सेल टैक्स लाज हैं उन पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो जब तक आपको इनकी प्रॉपर हाउ नो नहीं होगी, इनकी रिटर्न प्रिपरेशन, इनके एप्लीकेबल टैक्स रेट्स और इनके असेसमेंट रिफंड्स चीज़ें सारी आपके इल्म में नहीं होंगी, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भी इन केसेस की पोटेंशियल क्लाइंट्स की बेहतर फ़ाइल नहीं कर सकते। तो मैं बिला तख़ीर गुजारिश करूँगा अपने हम सबके उस्ताद मोहतरम सर मंशा खिरा साहब से कि वो आएँ और सेल टैक्स असेसमेंट और रिफ़ंड के हवाले से हमें गाइड करें। आगे करें, पीछे नहीं होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स चैनल, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है असेसमेंट एंड रिफंड्स है। तो इसके दो पार्ट हैं। पहले हम असेसमेंट देखेंगे, असेसमेंट एडजुडिकेशन ऑफ सेल टैक्स लायबिलिटी। तो और दूसरे पार्ट में जो होगा वो फिर हम रिफ़ंड का देखेंगे। रिफ़ंड की कैटेगरी क्या क्या है, कहाँ कहाँ क्या प्रोसीजर है, रूल्स रिलेटेड क्या है। तो इसमें सेक्शन जो है 11 इम्पॉर्टेंट है जो डील करता है विद असेसमेंट्स एंड एडजुडिकेशन ऑफ सेल टैक्स लायबिलिटी। इसके 4 सेक्शन है पहले जो सेपरेट सिचुएशन को डील करते हैं और इंडिपेंडेंट है और सेपरेट है, ऑपरेट इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड। तो उसको हम देखेंगे। फिर आगे शो काज नोटिस और अपॉर्चुनिटी के मुतल्लक हैं। फिर एक प्रोविजनल के असेसमेंट है, प्रोविजनल असेसमेंट है। तो इन सारों को हम सेक्शन देखेंगे। उससे पहले हम अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो ये सेक्शन 11 के जो 3 और 4 सेक्शन हैं, पहले ये सेक्शन 36 में होते थे। यहाँ असेसमेंट होती थी, वहाँ इनका लेबल जो था वो रिकवरी था। जैसे आप भी देखें तो इसमें है असेसमेंट ऑफ टैक्स और नेक्स्ट जो एंड है रिकवरी ऑफ टैक्स नॉट लेविड, शॉर्ट लेविड और अरोनियस रिफंडेड। ये सेकंड पार्ट जो है एंड के अगला, ये पहले इंडिपेंडेंट सेक्शन जो है 36 होता था कि रिकवरी वाली असेसमेंट, डिटर्मिनेशन, एडजुडिकेशन वहाँ होती थी और असेसमेंट यहाँ होती थी। और यहाँ सेक्शन 1 और 2 थे और 5 जो था वो आगे 5 ऑनवर्ड थे। तो ये जो रिकवरी है, रिकवरी ऑफ टैक्स नॉट लेविड, शॉर्ट लेवी, एरोनियस रिफंड, ये वहाँ के पार्ट थे। तो वहाँ से ये 2000 देख लें, किस में 2000 देखें नीचे इसका रेफरेंस क्या दिया, कब अमेंड किया इसको। सेक्शन ये 2012 में वो आ गया नीचे। 2012 में 36 जो है उसको ओमिट किया गया और उसको इसके अंदर मर्ज कर दिया गया और यहाँ उसको सेक्शन का जो सब सेक्शन दिया गया है वो सेक्शन 3 और 4 सेक्शन दे दिया गया। तो इससे पहले हम सेक्शन 36 देख लेते हैं ताकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
सेक्शन 36 देखें, पुराना होगा। थर्टी सिक्स कहीं है कि नहीं है? ओमिटेड सेक्शन है कहीं? पुराना लॉ खोल लें तो नहीं, 96 नहीं, 2012 में हुआ है। जब यहाँ उसको वहाँ से ट्रांसफार्म इधर किया है, शिफ्ट किया है, तो उस वक्त वहाँ से मिट हो गया और इधर उसको किया है। तो 3-4 जो सेक्शन है, बेसिकली थोड़ा सा मैं उससे बता दूँ, जो 3-4 सेक्शन, अच्छा चले, मुझे तो पता है, मैं वैसे बोल देता हूँ। तो आप इस कंप्यूटर में इसमें आ सकता है, तो पुराना लॉ 2012 से पहले वाला खोलेंगे, सेल टैक्स वो खोलेंगे तो उसमें वो आ जाएगा। इसमें ड्राफ्टिंग एक एरर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसकी तरफ मैं आपकी अटेंशन ड्रा कराना चाह रहा हूँ, ताकि जब आप कहीं प्लीडिंग करें तो आप ये कह सकते हैं। यहाँ इसमें पावर ऑफ जो डिटर्मिनेशन है वो है ही नहीं है। पुराने लॉ को देखेंगे कि उसमें सब सेक्शन 5 में पावर ऑफ डिटर्मिनेशन थी, तो उन्होंने 2-3-4 उठा तो लिया वहाँ से, लेकिन 5 वाली पावर ऑफ डिटर्मिनेशन दी ही नहीं है इधर। तो इसलिए विदाउट ये सेक्शन 3 और 4 विदाउट पावर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी है। जस्ट ये कहते हैं कि शो कॉज नोटिस इशू कर लें, डिटर्मिनेशन की पावर ही नहीं है। तो 36 को देखेंगे, 30 सर नए में नहीं है, पुराने में नहीं है, नए वाले में नहीं नए में नहीं है, ये 11 में जी। 11 में जब वो शिफ्ट किया है तो उन्होंने 1-2 को 3-4 का लेबल तो दे दिया है, लेकिन वहाँ डिटर्मिनेशन अगले वाले सेक्शन में थी। शो कॉज नोटिस दे के आपने फिर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी थी। यहाँ उन्होंने जिस तरह सबसेक्शन 2 में डिटर्मिनेशन है, 3-4 में वो डिटर्मिनेशन की पावर ही नहीं। 4A में आगे है, ये आप देखें, इसमें where by the reason of some collision or a deliberate an act any tax or charge has not been levied or made or has been short levied or has been erroneously refunded, the person liable to pay any amount of tax, charge or amount of refund erroneously made shall be served with a notice within 5 years of the relevant date, requiring him to show cause for payment of amount specified in the notice। इसमें पावर ऑफ डिटर्मिनेशन यहाँ नहीं थी, उन्होंने इसी को उठा के उधर ले गए। आगे दूसरे वाला, इसमें आगे टाइम पीरियड भी 5 ईयर था, 5 ईयर था, नीचे वाले में 3 ईयर था। By the reason of inadvertent error or misconstruction, any tax or charge has not been levied or made or has been short levied or has erroneously been refunded, the person liable to pay the amount or charge or refund of amount erroneously made shall be served with a notice within 3 years of the relevant date, requiring him to show cause for the payment of amount specified in the notice। तो इसमें सर शो काज नोटिस की थी कि आप टाइम लिमिट थी और शो काज नोटिस थी और बेसिस थी। बेसिस थी नॉन लेवी, शॉर्ट लेवी ऑफ एंड अरोनियस फंड, और पहले में 5 ईयर थी, दूसरे में 3 ईयर थी। और इसकी पावर जो है प्रोवाइडेड नॉट सब द अमाउंट शैल बी रिकवर्ड एज ए टैक्स फ्रैक्शन। ये यहाँ जहाँ नॉन लेवी शॉर्ट लेवी के साथ टैक्स फ्रैक्शन भी जरूरी है। जब आपने टैक्स उससे लेना है जिसपे नॉन लेवी शॉर्ट लेवी एरोनियस रिफंड है, तो उसमें टैक्स फ्रैक्शन में आपने टैक्स लेना है। टैक्स फ्रैक्शन को भी हम देखेंगे वो क्या चीज़ है। इससे अगले वाला देखें, अगला सेक्शन जो है, किधर आ गए आप? वो 36 में रहे बेटा, 36 में ही अगला पावर है ना। पुराने वाला 36 ही खोलें, उसमें पावर जो पावर दी गई है आपके डिटर्मिनेशन शो काज नोटिस के बाद, तो वो अगले सेक्शन में थी।
मैं पढ़ दूं यहाँ से? सिस्टम वाइब्रेट कर रहा था। मैं पढ़ दूं यहाँ से? मतलब आ ही जाए तो बेहतर है। चल आ तो गया है। ऊपर ऊपर 30। अच्छा, अब इसमें 3 था मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 3 में पावर ऑफ डिटर्मिनेशन थी, जो कि 3 वहाँ इसको लेके नहीं गए। द ऑफिसर ऑफ एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ शैल आफ्टर कंसीडरिंग द ऑब्जेक्शन ऑफ द पर्सन सर्व्ड विद द नोटिस शू कॉज नोटिस अंडर सेक्शन सब सेक्शन 1 या 2 डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टैक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड चार्ज पेबल बाय हिम एंड सच पर्सन शैल पे द अमाउंट सो डिटरमिन्ड। ये वाली लैंग्वेज अब क्योंकि यहाँ ये सेपरेट थी डिटर्मिनेशन की पावर कि पहले शोकाज नोटिस देगा, विद इन ईयर देगा, उसके बाद वो अमाउंट वो डिटरमिन करेगा। डिटरमिन की यहाँ पावर दी थी। और यहाँ पावर किस में थी? पहले 2 शोकाज नोटिस थी। आर्डर किस में पास करना था? 3 में। 3 के साथ जो है 1 में तो नोटिस देना था, या 2 में 1 वाला विद इन 5 ईयर था और 2 वाला विद इन 3 ईयर था उस कंडीशन के मुताबिक। उसके बाद रिप्लाई लेना था। रिप्लाई के बाद डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी जो है वो सेक्शन 3 में पावर थी, तो वो 1 के साथ नहीं थी, 2 के साथ नहीं थी। तो यहाँ से उन्होंने 1 और 2 शो का नोटिस वाला तो उठा लिया, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन जो 3 में है वो नहीं उठाया उधर। तो इसलिए वहाँ आप आगे देखते हैं। उसके बगैर जब तक पावर ऑफ डिटर्मिनेशन नहीं है उस वक्त फिर लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो सकती। शो काज नोटिस तो सिंपली इशू हो सकता है। लाइबिलिटी अनलेस एंटल लेजिस्लेटर पावर ना दे डिटर्मिनेशन की तो डिटर्मिन नहीं हो सकती। पुराने लॉ में थी, जब शिफ्टिंग की है तो ड्राफ्टिंग एरर हुआ है, तो ये वाली डिटर्मिनेशन साथ ही लगानी चाहिए थी। अब उधर आ जाए वापस। सेक्शन 11 पे। तो सर इसमें प्रेसिडेंट सेट हो गया या ये अभी किसी ने मतलब? नहीं, ये किसी ने नहीं। जब मैंने कमेंट्री की थी शुरू में उस वक्त दिया था। अभी कोर्ट में कोई चैलेंज करेगा तो फिर होगा, अभी नहीं है इसमें। इसीलिए कि आप जब आर्गूमेंट करें, जहां आपको फ्रॉड एरर का नोटिस दे 3-4 का, तो उसे कहेंगे पावर ऑफ डिटर्मिनेशन कहाँ है, इसमें तो आपको पावर ही नहीं है। तो इसलिए आप पहले लेजिस्लेटर इसको चेंज करें, तो वो फिर कहेगा जी 2 में पावर है। उन्होंने कहा 2 में अलहदा सिचुएशन है, वो नॉन पेमेंट शार्ट पेमेंट है, सप्लाई मेड, नॉन लेवी शार्ट लेवी नहीं है। और उसमें अरोनी आपका इनएडमिजिबल क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स और इनएडमिजिबल क्लेम ऑफ रिफंड है। अरोनियस रिफंड ऑलरेडी दिया हुआ नहीं है। उसमें अलहदा स्पेसिफिक 4 कंडीशन है, वो 4 को डील करता है। ये अलहदा कंडीशन है, 3 अलहदा है। तो इसमें हम हर जो पुराने वाले हैं उसमें देखेंगे 7 ही पावर हैं। तो पहली सिचुएशन हर एक की एवेंचुअली सिचुएशन डिफरेंट है और डिफरेंट सब सेक्शन डिफरेंट चीज़ को डील करते हैं। कुछ सेक्शन है जो उनकी फैसिलिटेटर है या अनेबलिंग सेक्शन है, जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं या अदरवाइज। तो बाकी जो है 1 2 3 4 4A इंडिपेंडेंट है, सेपरेट है, अपने फील्ड में उनकी अपनी कंडीशन है, अपने उनके पैरामीटर हैं, क्राइटेरिया हैं, कंडीशंस हैं, और साथ ही वो डील करते हैं किस चीज़ को, और लायबिलिटी को डिटर्मिनेशन की पावर है। तो पहला अगर हम देखें तो इसमें 2 सिचुएशन है, फेलियर टू फाइल रिटर्न, या आप कोई अर्थमेटिकल आपकी कैलकुलेशन में एरर हो जाए पेमेंट में, तो उसके रिलेशन से वेयर ए पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल ए रिटर्न टैक्स रिटर्न फेल टू फाइल द रिटर्न फॉर ए टैक्स पीरियड बाय द ड्यू डेट
एक पार्ट ये हो गया, फर्स्ट पार्ट ये हो गया कि ड्यू डेट में आप रिटर्न रिक्वायर्ड टू हैं, सेक्शन 26(7) जो 9th अंक है वहाँ आपने यू आर रिक्वायर्ड टू रिटर्न, उसमें आप फाइल करते हैं, आपने रजिस्टर्ड पर्सन है, आपने रिटर्न करनी है और आप वो फाइल नहीं करते तो उस सिचुएशन में फेलियर होता है, तो पहली कंडीशन है। दूसरा है कि पेज द अमाउंट विच फॉर सम मिस कैलकुलेशन इज लेस देन द अमाउंट ऑफ टैक्स एक्चुअली पेएबल, यहाँ तक है। दो कंडीशनें होगी। पहली कंडीशन है कि आप फेलियर टू फाइल रिटर्न है विद इन ड्यू डेट जो आपने रिटर्न फाइल करनी। दूसरा कि आप रिटर्न तो फाइल कर देते हैं लेकिन रिटर्न में जो आपका टैक्स पेएबल है वो फुली मिस कैलकुलेशन की वजह से आप कम उसमें निकाल के कम पे करते हैं, तो ये सेक्शन ऑपरेट होगा। ये दो कंडीशन है इसको ऑपरेट करने के लिए। लेकिन उसके बाद ऑपरेशन के लिए जो ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू क्या है, वो जो है आपको जो ऑथोराइज है कॉम्पिटेंट वो आपको नोटिस इशू करेगा। ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू शैल आफ्टर द नोटिस टू शो कॉज नोटिस सच पर्सन मेक एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी एंड डिफॉल्ट चार्ज इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 33 और 34। इसमें आप पावर आ गई, एक पावर आ गई टू इम्पोज द प्रिंसिपल टैक्स जो आपने नॉन पेमेंट जो की है, दूसरा आप पे पेनल्टी की पावर आ गई, तीसरा आप पे आपको डिफॉल्ट सरचार्ज की आ गई। पहले आपको शो कॉज नोटिस देना है, शो कॉज नोटिस आगे 5 में है, सारों के लिए शो कॉज नोटिस देने की यहाँ जगह कौन सी है 5 का नोटिस देना है। और नोटिस की पहले में अगर 1 में अगर आपने आना है तो दो कंडीशनें इसमें होंगी, फेलियर टू फाइल या मिस कैलकुलेशन से लेसर पेमेंट आपने, तो एक्चुअली फिर आपको शो का नोटिस होगा। शो का नोटिस के बाद रिप्लाई लेने के बाद कंसीडर करने के बाद फिर आपकी लायबिलिटी प्रिंसिपल लायबिलिटी डिटरमिन होगी और उसके साथ फिर आपकी पेनल्टी भी लगेगी, डिफॉल्ट चार्ज भी लगेगा। अब उसके साथ इसके साथ प्रोविजन भी है, provided that where a person required to file a return, file the return after the due date and pay the amount of tax payable in accordance with the return, tax return along with default surcharge and penalty. The notice to show cause notice and order of assessment shall abate. अगर वो बाद में रिटर्न फाइल कर देता है और साथ पेनल्टी और जो उसने लगाई है वो पे भी कर देता है तो उस सिचुएशन में आपका जो शो कॉज नोटिस है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ आगे प्रोविजनल भी 6 सेक्शन है वो, और ये पहला आपस में इंटरलिंक्ड है। तो 6 जो है कि वो एडिशनल कमिश्नर जो है या ऑथोराइज पर्सन जो है आपकी अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो आपकी प्रोविजनल असेसमेंट कर सकता है, और वो करने के बाद फिर 6 देख लें, ये 6 को हम पढ़ लेते हैं। ये और पहला दोनों ऑलमोस्ट इंटरलिंक्ड ही हैं। तो यहाँ प्रोविजनल असेसमेंट, वहाँ तो फेलियर टू फाइल की एक असेसमेंट है वो भी एक किस्म की प्रोविजनल ही है, यहाँ अलग इंडिपेंडेंट दी हुई है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सब सेक्शन 1 वेयर रजिस्टर्ड पर्सन फेल टू फाइल, वहाँ एनी पर्सन था, यहाँ रजिस्टर्ड पर्सन है, वहाँ किसी की भी हो सकती है जिसने रिक्वायर्ड टू फाइल है। यहाँ उसने कहा रजिस्टर्ड पर्सन जो है अगर वो फेल होता है फाइल रिटर्न एन ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू नॉट बिलो द रैंक ऑफ, यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर है वहाँ कोई भी ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू कर सकता है। शेल सब्जेक्ट टू सच condition as specified by the board of revenue determine the minimum tax liability of the registered person। तो इसके लिए रूल फ्रेम हुए हैं। इसमें भी उसी तरह ये है कि आप प्रोविजनल असेसमेंट कर देंगे, अगर बाद में आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उसी तरह फिर वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए रूल्स हैं, वो चैप्टर में 12 है, 12(1) है कि ए है, उसमें आप देख सकते हैं। तो उसके तहत ये प्रोविजनल रिटर्न को वो डील करता है। पहले वाला फेलियर टू फाइल है, ये भी फेलियर टू फाइल है, ये वो प्रोविजन के तहत उस रूल के तहत गवर्न होगा। इसमें ऑफिसर हायर अथॉरिटी वाला है, उसमें कोई भी हो सकता है। तो ये दोनों एक ही चीज़ें, यहाँ भी उसने टर्मिनेशन करनी, यहाँ प्रोविजनल असेसमेंट है, वहाँ नॉर्मल असेसमेंट है। नॉर्मल असेस रिटर्न फाइल कर देंगे तो वो बेट हो जाएगी, यहाँ भी प्रोविजनल के बाद आप रिटर्न फाइल कर देंगे तो बेट हो जाएगी। नहीं फाइल करेंगे, अगर कोई टर्म एंड कंडीशन दी है कितने टाइम में फाइल करें तो उसके बाद वही फिर फाइनल हो जाएगी, ऑनवर्ड चलेगी। ये है विद रिगार्ड टू नीचे वाली सिर्फ फेलियर है, ऊपर वाली जो 1 वाली वो फेलियर भी है और मिस कैलकुलेशन से लोअर पेमेंट ऑफ टैक्स भी है। ठीक है जी, ये दोनों इंडिपेंडेंट अपना शो कॉज नोटिस अपना है, उसका टाइम लिमिट भी वो सारा वो 5 में ला दिया होगा, वो 5 ईयर है, ऑनवर्ड जो है वो हम देख लेंगे। इसके बाद दूसरा जो वेयर ए पर्सन हैज़ नॉट पेड टैक्स ड्यू ऑन द सप्लाई मेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टैक्स नॉट पेड, ड्यू टैक्स नॉट पेड ऑन द सप्लाई मेड। आपने सप्लाई की हो और उस पर जो टैक्स बनता हो वो आपने बिल्कुल ना पे किया हो, बाय द हिम और हैज़ मेड ए शॉर्ट पेमेंट, या आपने उस पर कम
पे किया हो, सप्लाई आपने गुड्स की हो और उसमें जो होली है वो आपने टैक्स ना पे किया हो, या आपने पे किया हो और उसका हाफ या कम जो एक्चुअल बनता है उससे कम किया हो, तो उस सिचुएशन में दो कंडीशन है कि सप्लाई मेड और टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड। एक इस सिचुएशन में, ऐसे समझ लें इसमें 4 सिचुएशन है। टैक्स नॉट पेड ऑन द सप्लाई मेड, नॉन, या ऐसे कह लें नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन द सप्लाई मेड, या दूसरी कंडीशन कह लें शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन द सप्लाई मेड। तीसरी होगी क्लेम ऑफ इनएडमिसिबल इनपुट। चौथा हो गया क्लेम ऑफ इनएडमिसिबल फंड। तो 4 जो कंडीशंस हैं उसको ये कैप्चर करेगा। उसके बाद फॉर द रीजन अदर देन स्पेसिफाइड सबसेक्शन 1, सबसेक्शन में क्या थी कंडीशन कि वो उसके अलावा, उसमें फेलियर है, इसमें फेलियर नहीं होना चाहिए, फेलियर होगा तो उसमें रेगुलेट होगा, फेलियर नहीं है रिटर्न फाइल की है तो फिर इसमें आएगा। उसमें मिस कैलकुलेशन वाला उसमें फाल करता है, मिस कैलकुलेशन की वजह से शॉर्ट पेमेंट है तो इधर नहीं आएगी, वैसे अगर उसके अलावा शॉर्ट पेमेंट होगी तो इसमें आएगी। क्लियर जी? तो इसमें इनविजिबल आएगा और आपका इनपुट आएगा और फंड आएगा। उसके बाद आगे देखें सबसेक्शन एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू शैल आफ्टर ए नोटिस टू शो का नोटिस टू सच पर्सन मेक एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट ऑफ एक्चुअल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली पेएबल टैक्स, एक्चुअली पेएबल। इसमें कोई प्रजम्पशन, अजम्पशन, सब्जेक्टिव या नोशनल अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन नहीं कर सकता जैसे वो एस्टीमेट करते हैं। तो यहाँ वर्ड लेजिस्लेटर ने एक्चुअली पेएबल, टैक्स एक्चुअली पेएबल जो है वो असेस करना है ऑन द सप्लाई मेड। वो आपने इन द विद इन ड्यू डेट जो शॉर्ट पेड है या नॉन पेड है या रिफंड है इन एडमिसी जो है उससे एक्चुअल डिटरमिन करना है कि एक्चुअल कितना। एक्चुअल डज नॉट मीन कि कोई प्रजम्पटिव है या नोशनल है या सब्जेक्टिव है, एक्चुअल मीन जो एक्चुअल बनता है वो डिटर्मिनेशन करनी है। जिस तरह इनकम टैक्स में या उधर असेसमेंट होती है तो वो एक्चुअल का वहाँ वर्ड नहीं, यहाँ एक्चुअल का वर्ड यूज हुआ है तो एक्चुअल डिटर्मिनेशन होनी है। इधर पेएबल बाय द पर्सन और डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट, ये इनपुट है। आप पहले वाले में एक्चुअल अमाउंट टैक्स पेबल कौन सी है, जो नॉन पेमेंट चाहे शॉर्ट पेमेंट है वो उसका रेफरेंस है। दूसरी अमाउंट क्या, क्रेडिट टैक्स, क्रेडिट मीन इनएडमिसी वाला जो टैक्स है उसकी टर्मिनेशन करनी है। तीसरा रिफंड जो आपने इनएडमिसिबल क्लेम किया है वो आपसे रिकवर करना है, उसकी अमाउंट उसने डिटरमिन करनी है। और विच ही शैल अनलॉफुली क्लेम्ड एंड शैल इम्पोज पेनल्टी एंड डिफॉल्ट सरचार्ज इन अकॉर्डिंग में सेक्शन 33 और 34। तो डिटर्मिनेशन, एक डिटर्मिनेशन 4 चीज़ों की डिटर्मिनेशन करनी है, नॉन पेड, शॉर्ट पेड और जो आपने क्लेम इनएडमिसिबल किया है वो, और फंड ये तो टैक्स आपसे लेना है। इसके साथ पेनल्टी भी लगानी है, इसकी पावर भी है। और 34 में आपको 34 में डिफॉल्ट चार्ज भी लगाना है और 33 में अकॉर्डिंगली पेनल्टी भी लगाना। तो यहाँ पावर ऑफ डिटर्मिनेशन दोनों सेक्शंस में जो पहले थे दोनों में पेनल्टी इंपोज करने की भी पावर, डिफॉल्ट सरचार्ज करने की भी पावर, और टैक्स लायबिलिटी एक्चुअल जो अमाउंट आपने नहीं पे की, नॉन पेड है या शॉर्ट पेड है, उसकी डिटर्मिनेशन की भी पावर है। अब हम देख रहे हैं अगला तीसरा, तो तीसरे में वो पावर ही नहीं है। वेयर बाय द रीजन ऑफ सम कोलाइजन, वे आपस में मिलजुल के डिपार्टमेंट से, या डेलिबरेट एक्ट या विलफुली आपने एक्ट, और चार्ज टैक्स हैज नॉट बीन लेविड, शॉर्ट लेवी या अरोनियसली रिफंडेड, या ऐसे कह लें नॉन लेवी, शॉर्ट लेवी, अरोनियस रिफंड, आपको रिफंड जो है गलती से दे दिया गया है, या आपकी एस्केप असेसमेंट, जैसे इनकम टैक्स में एस्केप असेसमेंट है कि आपकी एस्केप हो गई है, लेवी लगे किसी चीज़ पे, सप्लाई की हुई, उस पर टैक्स ही नहीं लगा हुआ या उसमें शॉर्ट लगा हुआ, वो नॉन पेमेंट थी, ये एस्केप है कि वो मिट्टी हो गई, उस पर टैक्स लगा ही नहीं है, वो आपने सप्लाई की थी और ड्यू टैक्स नहीं दिया था। ये नॉन लेवी, शॉर्ट लेवी जो है एक किस्म की कोई असेसमेंट हो गई, उसमें चीज़ वो रह गई है, या उसमें शॉर्ट अंडर असेसमेंट हो गई है, या रिफंड आपको एक्सेसिव रिफंड दे दिया गया है जबकि एक्चुअली आपका बनता नहीं था, तो आपको ऑर्डर में ऑर्डर किया और एक्सेसिव रिफंड हो गया। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, रोजी रिफंडेड द पर्सन लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज अमाउंट रिफंड, रोजी शैल बी सर्व्ड विद द नोटिस रिक्वायरिंग हिम टू शो कॉज नोटिस फॉर द पेमेंट अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। तो यहाँ इससे अगली बात तो है ही नहीं है कि उसकी डिटर्मिनेशन होगी। तो द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू जैसे पहले था, ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू शैल आफ्टर नोटिस शो का मेक एन असेसमेंट ऑफ एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी और डिटरमिन द अमाउंट एंड इम्पोज पेनल्टी, वो तो इसमें है ही नहीं, बल्कि ये फ्रॉड वाला सेक्शन, ये कोलिजन जो है ये वाला, अब टैक्स फ्रॉड हो तो उसकी है इन्वेस्टिगेशन, उसकी है। तो इसमें तो पावर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन लेवी, शॉर्ट लेवी और अरोनियस रिफंड की डिटरमिन करना और पेनल्टी और ढाल से चार्ज करने की पावर ही नहीं है इसमें, जो उधर थी, उधर 3 में अलहदा थी,
अगर वो साथ ही इसके मिलाते तो यहाँ लेके आनी थी, तो इसमें है ही नहीं है। इसी तरह अगला सेक्शन जो है, वेयर बाय द रीजन ऑफ कोलिजन डेलिबरेट एक्ट नॉट लेविड शॉर्ट लेविड, ये कोलिजन इनएडवर्टेंट एरर ओमिशन वाला है, नॉन लेवी शॉर्ट लेवी और या एरोनियस फंड ऑन अकाउंट ऑफ इनएडवर्टेंट एरर मिसकंसेशन, इसका है कि शो काज नोटिस देना है वो इसमें फिर वो डिटर्मिनेशन की पावर नहीं है, ना ही इसमें है कि वो अमाउंट नॉन लेवी शॉर्ट लेवी डिटर्मिन करेगा, ना एरोनियस ऑफ फंड की डिटर्मिन करेगा जो लायबिलिटी क्रिएट करे, ना इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी है, ना डिफॉल्ट चार्ज है। इन दोनों सेक्शनों में आप देखें तो ड्यू टू जब शिफ्टिंग की है तो 3 के साथ जो लगी हुई थी वहाँ डिटर्मिनेशन की पावर वो यहाँ साथ लानी चाहिए थी, तो यहाँ साथ नहीं लाई गई। तो उन्होंने समझा शायद तो वहाँ क्योंकि शो काज नोटिस के साथ थी तो उन्होंने कहा यहाँ वाली सर्व करेगी, यहाँ शो काज नोट में वो पावर ही नहीं है। अगला लेखें 4A प्रोवाइडेड, इसमें भी फ्रैक्शन उसी तरह ही है कि ये टर्मिनेशन जो नॉन लेवी शॉर्ट लेवी वाली होगी नॉर्मल टैक्स की तरह टैक्स लायबिलिटी नहीं क्रिएट होगी, ये आपकी जैसे सपोज आपका 17% टैक्स है, 100 + 17 इस तरह करके वो कैलकुलेशन होगी, जो सप्लाई होगी उस पर उस तरह कैलकुलेट किया जाएगा। जो नॉन लेवी शॉर्ट लेवी होगी जिस सप्लाई पे जो वो डिस्कवर करेंगे एस्केप असेसमेंट वाली सप्लाई है या ना अंडर असेसमेंट वाली सप्लाई है, उसकी वैल्यू जो होगी उसको 17 डिवाइड बाई 117 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो वो आपका टैक्स कैलकुलेट होगा, उसको फ्रैक्शन कहते हैं। वो ये समझा जाएगा जो सप्लाई है उसके अंदर टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो 100 + 17 उसके बराबर है, तो उसको 117 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 17 करेंगे तो टैक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो सप्लाई की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? उसके लिए इसकी जो दोनों की है, जो नॉन लेवी शॉर्ट लेवी एरोनियस फंड ऑन अकाउंट ऑफ कोलिजन या डेलिबरेट या मिसकंस्ट्रक्शन या एरर या इनएडवर्टेंट, इसकी कैलकुलेशन ऑफ टैक्स जो है वो टैक्स फ्रैक्शन से कैलकुलेट करनी है, आम तरीक़ेकार से नहीं कैलकुलेट करनी। सिंपल सप्लाई मिलती है तो उसका आप डायरेक्ट 17% नहीं लगा सकते, बल्कि उसको 117 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 17 करेंगे तो फिर टैक्स लायबिलिटी होगी। लेकिन यहाँ क्योंकि पावर ही नहीं है उसकी डिटर्मिनेशन की। उसके बाद अगला 5 है विद रिगार्ड टू विद होल्डिंग। पहले ये विद होल्डिंग का सेक्शन ही नहीं होता था, तो पहले बाद दफ़ा विद होल्डिंग का डिफ़ॉल्ट होता था तो उसकी असेसमेंट वो 2 में या 4 में या 5 में उसमें करते थे, तो इस पर फिर लिटिगेशन हुई, हाई कोर्ट इधर ट्रिब्यूनल में भी गया, उन्होंने कहा ये तो सेक्शन ही जस्ट लाइक जिस तरह उसमें 161 205 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कि इधर तो पावर ही कोई नहीं डिटर्मिनेशन की या क्रिएट करने की, फेलियर टू डायरेक्ट डिपॉजिट वाली, जब तक पावर नहीं है तो उस डिफॉल्ट सरचार्ज उसकी लगाने की नहीं है तो उस वक्त तक ये हो नहीं सकता। इसलिए पहले पावर लाएँ, फिर ये लेजिस्लेटर ने अमेंडमेंट की और 4A जो इंसर्ट किया जिसने फेलियर टू डिडक्ट और फेलियर टू कलेक्ट या फेलियर टू डिपॉजिट जिसका होगा, जो फेलियर होगा उस पर टैक्स लगेगा, उससे रिकवरी होगी। तो इधर 4A वेयर ए पर्सन रिक्वायर्ड टू विद होल्ड सेल टैक्स अंडर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट or rule made thereunder fail to withhold the tax or withhold the same but fail to deposit the same in the prescribed manner, an officer of revenue shall after notice to such person to show cause notice determine the amount in default। तो जो फेलियर होगा उससे रिकवरी की जाएगी। बाद आजकल नोटिस आ जाते हैं कि आपने नहीं जमा कराया तो आपको भी नोटिस आ जाते हैं कि आप दें जी टैक्स, क्योंकि आपने क्लेम किया हुआ है, जितना अपना आपके आउटपुट चार्ज हुआ है इतना आपने कम कर लिया है, तो वो तो उसने जमा नहीं कराया आप दें। तो यहाँ ये जो विद होल्डिंग एजेंट है उस पर ओब्लिगेशन है, उससे वो रिकवर कर सकते हैं, आपसे नहीं रिकवर कर सकते। वैसे भी वो इनपुट जो आउटपुट होता है तो आउटपुट इनपुट की तरह डिसअलाउ नहीं हो सकता, ना उसको आउटपुट को इनपुट भी ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ जो विद होल्डिंग एजेंट है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज की गई है, जिसने विद होल्ड करके जमा कराना है, उससे की रिकवरी हो सकती है। आपने तो उतना आपने जो सप्लाई की है तो उसने काट लिया है तो आपने तो उससे लिया ही नहीं, अगर आप उससे लेते तो जमा कराते। अब आपको डबल जेपॉर्डीज नहीं हो सकती कि एक तो उसने आपका होल्ड कर लिया, दूसरा आपको कहें आप भी जमा कराएं, तो इसलिए आप पे ओब्लिगेशन नहीं है। लॉ में भी रिकवरी किससे होनी है, जो फेलियर टू डिडक्ट या डिडक्ट करके नॉन डिपॉजिट वाला है उसके लिए। तो ये इसमें भी अगर देखें तो इसमें भी पावर है कि अगर इसमें भी सेक्शन में देखें तो सेम इन द प्रेजेंट ऑफिसर शैल आफ्टर नोटिस डिटरमिन द अमाउंट इन डिफॉल्ट। तो यहाँ भी अगर देखें तो हर सेक्शन में आपकी पहले जस्ट शो कार नोटिस से लायबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं होती अनलेस एंटर लेजिस्लेटर पावर टू डिटरमिन ना दे कि आप डिटरमिन करेंगे, पेनल्टी भी लगाएंगे डिफॉल्ट सरचार्ज में। यहाँ सिर्फ डिफॉल्ट अमाउंट की दी है, पेनल्टी डिफॉल्ट सरचार्ज फिर नहीं है, यहाँ डिफॉल्ट अमाउंट तक है
अगर इसको देखें तो इसके आगे और साथ ये भी नहीं लिखा कि पेनल्टी इम्पोज करेगा या उसके साथ वो डिफॉल्ट सरचार्ज भी इम्पोज करेगा, उसकी पावर दी होती तो फिर वो भी लगता। क्लियर। तो यहाँ पावर जो है डिफॉल्टेड अमाउंट जितनी डायरेक्टर और डिपॉजिटर नहीं कराई उतने अप टू दैट उसको पावर दी गई है। ठीक है। अगर आगे जिस तरह दूसरे सेक्शन 1 और 2 में था उसमें साथ इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज की भी पावर थी, यहाँ इम्पोजिशन ऑफ डिफॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी की नहीं है। जितनी आपने नॉन डिडक्टेड या नॉन डिपॉजिट है टू दैट एक्स जो डिफॉल्ट अमाउंट है उसकी है वो डिटरमिन करके वो आपसे लेनी। क्लियर जी। इसके बाद 5वां, अब वहाँ हमने जो 36 में पढ़ा था उसमें जो 3 था उसके अंदर पावर ऑफ डिटरमिनेशन थी दोनों की। तो यहाँ जो अपॉर्चुनिटी वाला है यहाँ पावर ऑफ डिटरमिनेशन नहीं है, वहाँ इसके अंदर दी हुई थी वहाँ जो था। तो इसलिए जब उन्होंने वहाँ से उसको उठा के इधर लेके आए उन्होंने समझा कि 5 में शायद पावर है, जबकि 5 में यहाँ हर सबसे सेक्शन के साथ शो कॉज नोट था और साथ ही पावर ऑफ डिटरमिनेशन थी। यहाँ 5 में डिटरमिनेशन की पावर नहीं है, यहाँ हर सेक्शन के अपने साथ है। लेकिन वो 2 सेक्शन जो है 3 और 4 उसके साथ वो सेक्शन नहीं है, ना इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी की, ना डिफॉल्ट सरचार्ज की और ना ही डिटरमिनेशन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 जो है ये विद रिगार्ड टू अपॉर्चुनिटी और शो कॉज नोटिस है। इसमें हम देखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दोनों ही मैंडेटरी हैं। शो कॉज नोटिस देना भी ज़रूरी है और अपॉर्चुनिटी उसके अलावा भी देना ज़रूरी है, और साथ ही वो जो आपने रिप्लाई दी उसको कंसीडर करके उस पर एडजुडिकेट अपॉन करना भी ज़रूरी है। तो नो ऑर्डर अंडर दिस शैल बी मेड बाय एन ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू अनलेस, तो ना ये एक कोच मैंडेटरी लैंग्वेज है। नेगेटिव लैंग्वेज होती है मैंडेटरी है कि अगर आज शो कॉज नोटिस आपको दिया ही ना जाए तो ये लायबिलिटी जो है किसी भी सेक्शन में एस्टेब्लिश ही नहीं हो सकती, डिटरमिन ही नहीं हो सकती, ना पेनल्टी लग सकती, ना डिफॉल्ट सरचार्ज, ना प्रिंसिपल अमाउंट। तो नो ऑर्डर का मतलब है नेगेटिव कोड है, ये मैंडेटरी। बाद में कहते हैं ये डायरेक्टरी है, दिया या नहीं दिया, फॉल्ट तो है तो लग गई, तो इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। नोटिस के बगैर, शो कॉज नोटिस के बगैर, शो कॉज नोट की भी लैंग्वेज होती है कि वाई नॉट टू बी इम्पोज, इतनी एलिगेशन के साथ, चीज़ों के साथ, तो ये आपको बताया जाएगा कि नोटिस दिया जाएगा। और नोटिस की आगे कंडीशन है कि विद इन 5 ईयर, अगर पहले तो 5 ईयर था कि जिस माह की रिटर्न है जब वो ड्यू डेट बनती है अगले महीने की 15 या 18, उससे जो भी जिसी के रहते उससे 5 साल थे। लेकिन इस साल 2021 में इसको जिस एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इसको आगे बढ़ा दिया गया कि अगर आप सपोज जनवरी की है तो आप 30 जून में आपका फाइनेंशियल ईयर होगा, तो जुलाई 1 से आपके 5 साल ऑनवर्ड स्टार्ट होंगे। क्लियर जी। ड्यूरिंग द ईयर जो है उस साल से और बढ़ा दिया गया, अगले साल से जो अगला फाइनेंशियल ईयर जब एंड होगा उससे 5 साल कैलकुलेट होंगे। तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रेलेवेंट डेट फॉल्स, तो डेट आगे डिफाइन है जब फॉल करेगी उससे 5 साल वो एंड ऑफ ईयर होगा। जैसे 124 है आपका अपील फैक्ट वाले में, उसमें कि आपको ऑर्डर मिलेगा तो 1 साल या 2 साल फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होंगे। तो यहाँ भी उन्होंने एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो है फाइनेंस एक्ट 2021 में ये वर्ड डाल दिया। रेलेवेंट डाल टू द पर्सन इन डिफॉल्ट स्पेसिफाइंग द ग्राउंड ऑन विच इज इंटेंडेड टू प्रोसीड अगेंस्ट हिम एंड द ऑफिसर शैल टेक इनटू कंसीडरेशन द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय सच पर्सन एंड प्रोवाइड हिम विद द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड। तो इस सेक्शन में कहीं भी डिटर्मिनेशन की पावर नहीं है, जैसे कि उधर 3 में थी। 3 हमने पढ़ा था कि अपॉर्चुनिटी देगा, शो कॉज नोटिस देगा, जो उसने कन्फ्रंट किया है उसको जो रिप्लाई दी कंसीडर करेगा और फिर डिटरमिन करेगा, लायबिलिटी भी डिटरमिन करेगा, पेनल्टी भी लगाएगा और डिफॉल्ट सरचार्ज भी लगाएगा। यहाँ उस तरह की कोई नहीं है। तो इसलिए ड्यू टू शिफ्टिंग में ये एरर हुआ है। तो ये आप जब भी आपको नोटिस 3 का है या 4 का है तो आप उसको अपना उसके अकॉर्डिंगली कह सकते हैं कि विदाउट पावर ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट जो है और डिफॉल्ट सरचार्ज इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी वो इलीगल नहीं हो सकती। आगे फिर इसका है, पहला तो लिमिटेशन इन टोटल है कि कब से शो कॉज नोटिस इसने की। दूसरी लिमिटेशन है आपकी एडजुडिकेशन की। वंस शो कॉज नोटिस आपको इश्यू हो जाए तो फिर उसके लिए इसमें जो शो कॉज नोटिस इन ऊपर वाले में मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि पहला है शो कॉज नोटिस देना, दूसरा अपॉर्चुनिटी एंड लिखा हुआ है, पर्सन एंड प्रोवाइड हिम विद द अपॉर्चुनिटी। ये आखिरी लाइन जो है, पहले शो कॉज नोटिस देना है, शो कॉज नोटिस का रिप्लाई आपसे लेना है, उसको कंसीडर करना है, कंसीडर के बाद फिर आपको एंड प्रोवाइड हिम विद द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड। तो इट मीन दोनों चीज़ें मैंडेटरी हैं, ज़रूरी हैं।
एक तो आपको शो काज नोटिस देना है, शो काज नोटिस की लिमिट है विद इन 5 ईयर देना है, शो काज नोटिस के बाद आपकी रिप्लाई को कंसीडर देना है, और तीसरी कंडीशन ये है उसके बाद फिर आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard भी देना है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard मीन फेस टू फेस कम्युनिकेशन, आपको हेयरिंग उसके बाद अपॉर्चुनिटी देनी। जस्ट शो काज नोटिस दे देना या रिप्लाई ले लेना वो सफिशिएंट नहीं है, वो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard कंसीडर नहीं होगा। तो अदरवाइज फिर ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard ये ना लिखा होता। शो काज नोटिस की हद तक ही काफ़ी होता है कि शो काज नोटिस दे लें और रिप्लाई ले लें और उस पर ऑर्डर कर दें। इसका सेकंड नोटिस आएगा दोबारा? हाँ, दोबारा आएगा। इसके बाद एक तो शो काज नोटिस होगा, आपकी रिप्लाई आएगी, कंसीडर होगा, फिर वो कहेगा मैं ये मानता हूँ ये नहीं मानता, आप अपॉर्चुनिटी देता हूँ, आप आएँ फिर आप बताएं इसमें। तो इसलिए ये एंड जहाँ लिखा हुआ एंड प्रोवाइड हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard, ये इन एडिशन टू शो काज नोटिस है। आप सिंगल शो का पहला तो नॉन गिविंग ऑफ शो काज नोटिस है तो इलीगल है, दूसरा शो काज नोटिस दे दिया, आपकी रिप्लाई को अगर कंसीडर नहीं करता तो वो भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देता तो वो भी इलीगल, तो वो भी ये मैंडेटरी अपॉर्चुनिटी है। कोई नेगेटिव लैंग्वेज है तो तीनों इसकी रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल करनी है। एक शो काज नोटिस 5 साल के अंदर देना है, वो भी नहीं देता तो फिर भी है, कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं है फिर भी नहीं है। उसके बाद आगे है कि एडजुडिकेशन, कि फिर उसके बाद है कि आप जो एडजुडिकेट करना है, वंस शो काज नोटिस इशू हो गया तो फिर उसके बाद एडजुडिकेशन का टाइम लिमिट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। प्रोवाइडेड दैट ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड विद इन 120 डेज ऑफ द इशुएंस ऑफ शो काज नोटिस और विद इन सच एक्सटेंडेड पीरियड एज द कमिश्नर में फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग फिक्स, प्रोवाइडेड दैट सच एक्सटेंडेड पीरियड शैल इन नो केस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन नो केस 60 डेज से ऊपर तो जा ही नहीं सकता। क्लियर जी? पहले आपको 120 दिन है, जब आपको शो काज नोटिस इशू हो जाए तो ऑर्डर करने के लिए उसके पास है 120 दिन। अगर उसने 120 दिन में ऑर्डर नहीं किया वो टाइम बार्ड हो जाएगा, वेस्टेड राइट आपके हो जाएंगे, उसके बाद वो नहीं कर सकता, वो पास एंड क्लोज हो जाएगा। या वो कमिश्नर जो है वो रीज़न रिकॉर्ड करे कि ये डिले जो है 120 दिन से बियॉन्ड जो जा रहा है इसकी क्या रीज़न्स है, रीज़न रिकॉर्ड करे तो रीज़न का ऑर्डर भी करे। अभी एक जजमेंट आई ट्रिब्यूनल की उनके, क्योंकि वेस्टेड राइट होना है तो उसके लिए एक ऑर्डर पास करे, ऑर्डर में वो रीज़न डिस्क्लोज करे कि मैं क्यों एक्सटेंड करना चाहता हूँ, वो फिर उसके बाद एक्सटेंड कर सकता है और उसकी मैक्सिमम पीरियड जो है वो 90 डेज है। अगर उसी ऑर्डर में एक्सटेंशन के रीजन डाल देते हैं उसमें नहीं, उन्होंने कहा सेपरेट होना चाहिए, लेकिन उसमें भी दे दे तो चल सकता है, उसमें ऑर्डर दे दे कि रीज़न दे दे, रीज़न जो है रीज़नेबल हो, अनरीजनेबल ना हो कि मैं छुट्टी था या ये था ऑफिस नहीं था, ये वो उसकी रीजंस हों तो फिर रीजंस शुड बी रीजनेबल। यहाँ पे भी कमिश्नर का मतलब सारी चेन है, असिस्टेंट कमिश्नर जिसने भी शो काज नोटिस किया है आपको खुद रीजन है, नहीं वो नहीं, यहाँ पे कमिश्नर का मतलब नहीं कमिश्नर का मतलब है कि जो सेक्शन 2(5) में है, 2(5) में कमिश्नर डिफाइंड है, मीन्स ए अपॉइंटेड एज ए कमिश्नर अंडर सेक्शन 30। तो 30 में जो जिसको कमिश्नर अपॉइंट किया गया, अब आपका जो ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू है वो तो लोअर अथॉरिटी हो सकती है, वो असिस्टेंट कमिश्नर हो सकता है, एडिशनल हो सकता है, डीसी हो सकता है, एसी हो सकता है, अब वो खुद नहीं एक्सटेंड कर सकता। अब कमिश्नर मीन्स सेक्शन 2 का सबसेक्शन 5 है, कमिश्नर मीन्स ए कमिश्नर पर्सन अपॉइंटेड एज ए कमिश्नर अंडर सेक्शन 30। तो 30 में जिसको एज ए कमिश्नर अपॉइंट किया बोर्ड ने तो वही एक्सटेंड कर सकता है, खुद ही अथॉरिटी खुद नहीं कर सकती। अगर वो कमिश्नर खुद काम कर रहा है फिर वो कर सकता है, जैसे कमिश्नर अपील को भी पावर होती है कि आप इतने दिन में डिसाइड करें, अगर आप डिसाइड नहीं करते तो फिर रीज़न रिकॉर्ड करें कि आपने एक्सटेंशन वो भी 60 डेज तक की है कि क्या की है। तो इसलिए यहाँ कमिश्नर का वर्ड है, तो कमिश्नर मीन्स ए कमिश्नर ए पर्सन अपॉइंटेड एज ए कमिश्नर अंडर सेक्शन 30 नॉट अदर देन द कमिश्नर, वो एडिशनल कमिश्नर या दूसरे जो हैं वो लोअर नहीं। इसी तरह 70A में बोर्ड के पास पावर है कंडोनेशन की कि विद इन टाइम नहीं किया तो उसमें भी अगर नहीं की, अभी जजमेंट आई है और हाई कोर्ट भी कि जो लेजिस्लेटर ने टाइम फिक्स किया है उसको जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी हैं वो एक्सटेंड नहीं कर सकती या बढ़ा नहीं सकती। तो इसीलिए ये जो एडजुडिकेशन अथॉरिटी है जिसने काम करना है यही कर सकती है, बोर्ड या वो उसको नहीं एक्सटेंड कर सकती। और इसने भी इसके लिए ऑर्डर पास करना है, उसने रीज़न देनी है कि किस वजह से मैं कर रहा हूँ, फिर वो एक्सटेंड कर सकता है। तो इसमें से ये जो इसमें जो पीरियड कुछ एक्सक्लूजन्स के पीरियड है, जैसे आपने एडजर्मेंट ले ली
तो वो वाले जो पीरियड है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी पीरियड ड्यूरिंग विच प्रोसीडिंग आर अर्जर्नड ऑन अकाउंट ऑफ स्टे ऑर्डर, स्टे कोर्ट ने दे दिया है या अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आप चले गए, वहाँ टाइम कंज्यूम हो गया तो आपने कहा रोक लें, या टाइम टेकन थ्रू अर्जर्नमेंट बाय द पिटिशनर नॉट एक्सीडिंग 60 डेज शैल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट। वो 60 डेज में से आपका ये पीरियड जो है ये आपके एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, जो आपने पीरियड लिए हैं या जो एक्सटेंशन ली है या स्टे है वो आप कंप्यूटर या पीरियड कैलकुलेट होगा तो उसमें से वो एक्सक्लूड करके फिर ये वर्किंग होगी। क्लियर जी। उसके बाद अगला, नॉट विद स्टैंडिंग एनी सेक्शन वेयर रजिस्टर्ड पर्सन फेल टू फाइल रिटर्न an officer of invalidity not below the rank of assistant commissioner shall subject to such condition as specified by the board determine the amount of tax liability of the taxpayer। वही मिनिमम प्रोविजनल असेसमेंट जो है मिनिमम कर सकता है, जब आप रिटर्न फाइल कर देंगे तो वो बेट हो जाएगी, नया आ जाएगी। For the purpose of this section, the expression relevant date means टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स चार्ज एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 6 में जब आपने रिटर्न फाइल करनी है तो उस वक्त आपका ड्यू टाइम होता है, तो वहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन जिस महीने ये महीना है तो इसका अगले महीने की 18 या 15 होगी जो ड्यू डेट है, लेकिन 5 साल कैलकुलेट करने के लिए ये जिसमें जो महीना है इसका जब फाइनेंशियल ईयर जब एंड होगा उससे स्टार्ट होगा। पहले 18 से ऑनवर्ड 5 साल या 15 से ऑनवर्ड 5 ईयर होते थे, अब वहाँ उस डेट से नहीं होगा, बल्कि जहाँ ये डेट फॉल करती है वो हो सकता है जून में फॉल कर रही हो या जून वाली जुलाई में कर रही हो, जुलाई में जो फॉल करेगी पूरा साल गुजर जाएगा, अगले साल से स्टार्ट होगा। क्योंकि जून की जो रिटर्न है वो आपका फाइल करते हैं वो जुलाई में करते हैं, जुलाई में आप डेट ये रेलेवेंट डेट फॉल हुई तो जुलाई वाला पूरा साल अगले जून से अगला ही जुलाई से 1 जुलाई से स्टार्ट हो गए 5 साल जो कंप्यूट होंगे। तो पीछे वाले जो होंगे जून के अलावा जो होंगे वो इसी 1 डे ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। या मे वाली है, मे वाली आपने कब फाइल करनी, जून में, तो जून की 18 या 15 डेट हुई तो इसका 1 डे ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे 5। तो ये ऐसे समझना है इसको, ठीक है जी। तो इस तरह आप इसकी कंप्यूटेशन कर लेंगे। इन केस वेयर टैक्स और चार्ज हैज बीन ओरिजिनल बट द डेट ऑफ रिफंड, रिफंड के लिए पीरियड कैलकुलेशन क्या होगी, जब आपने रिफंड अमाउंट की है, जिस दिन रिफंड किया है उससे वो साल जिसमें एंड होगा, जिस साल में किया तो उस साल से एंड करके 5 साल। तो इस तरह इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब हम इसमें ना कुछ इशू देख लेते हैं कि इशू क्या आते हैं। एक आप नॉन पेमेंट ऑफ ड्यू टैक्स ऑन द सप्लाई मेड देख लेते हैं, उसकी कोई एस्टिमेशन क्या करते हैं। एक फर्दर टैक्स के देख लेते हैं, और आप इनएडमिसिबल क्लेम ऑफ इनपुट के देख लेते हैं, नॉन लेवी शॉर्ट लेवी एरोनियस वांट उसके देख लेते हैं, लिमिटेशन के केस ला देख लेते हैं, या शो कॉज नोटिस विदाउट जुरिडिक्शन है, या आपका इशू ही नहीं किया, या अपॉर्चुनिटी नहीं दी, या टाइम बार्ड है, इसके केस ला इस तरह के डिफरेंट इशू पे देख लेते हैं। हर इशू को अलग-अलग देख के पहले हम चार्जेबिलिटी पे या चार्जिंग ऑफ सेक्शन, नॉन पेमेंट शॉर्ट पेमेंट या नॉन लेवी शॉर्ट लेवी पे देख लेते हैं। फिर हम इनएडमिसिबल इनपुट पे देख लेंगे। फिर शो कॉज नोटिस वेग है या वो डिफरेंट सेक्शन में है या कहाँ है उसको देख सकते हैं, या बियॉन्ड द शो कॉज नोटिस है, शो कॉज नोटिस में चीज़ ही नहीं है, आगे एडजुडिकेशन कर दी है, या और सिचुएशन शो कॉज नोटिस की, या ऑर्डर फ्रेम किया है उसकी डेट का नोटिस ही नहीं है, वो किसी और में, या सिंगल नोटिस है, या अपॉर्चुनिटी नहीं दी, तो वो सारे सिचुएशन जो हैं उसके डिफरेंट केसेस हम देख लेते हैं। तो पहले हम चार्जेबिलिटी, नॉन पेमेंट शॉर्ट पेमेंट ऑन सप्लाई मेड या नॉन लेवी शॉर्ट लेवी उसके केसेस या एस्टिमेशन जो करते हैं वो उसको देख लेते हैं, वो कर सकते हैं कि नहीं। तो 11 और 11B छोटे-छोटे देख लिए जाए। चलो 11A जो है ये शॉर्ट पेमेंट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट विदाउट नोटिस। ये है कि आप अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो एडमिटेड लाइबिलिटी है, आप एडमिट करते हैं रिटर्न में, खुद कैलकुलेट करते हैं कि ये अमाउंट है मेरी, और फिर वो आप पे नहीं करते, तो वो विदाउट शो कॉज नोटिस, उसके शो कॉज नोटिस की जरूरत नहीं, वो वैसे रिकवर कर सकते हैं, आपका बैंक अटैच कर भी कर सकते हैं, और आपकी जो रिमूवल ऑफ गुड्स हैं उसको स्टॉप कर सकते हैं, कंसील प्रेमिसेस कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। लेकिन अब ये सेक्शन रिडंडेंट हो गया। उसकी क्या वजह है कि आप रिटर्न बगैर पेमेंट के जाती ही नहीं है। अब ऑनलाइन ई फाइल करनी है तो रिटर्न आप फाइल ही नहीं कर सकते जब तक पेमेंट नहीं करेंगे। जो आपने उधर लाइबिलिटी क्रिएट की है
तो वो लाइबिलिटी जमा कराए बगैर आपकी रिटर्न नहीं जाती। पहले मैनुअल आप जो मर्जी क्रिएट करके आप जमा करा देते थे, जो टैक्स नहीं भी देते थे। तो उस वक्त ये था कि जो आपने खुद, एक होती है डिस्प्यूटेड लाइबिलिटी, एक होती है एडमिटेड लाइबिलिटी। एडमिटेड लाइबिलिटी मीन जो आपने खुद कैलकुलेट की है कि मेरा ये बनती है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये एडजस्टमेंट है, इसके बाद ये बनती है, मैं रिटर्न के साथ ये दूंगा, दैट इज एडमिटेड लाइबिलिटी। और फिर आप वो भी ना जमा करें, जैसे 137 में आप रिटर्न फाइल करते हैं, अब तो ऑनलाइन है, मैनुअल में आप कर सकते हैं कि इतनी लाइबिलिटी बनती है एडमिटेड, लेकिन वो भी ना साथ जमा कराएं। तो वो एडमिटेड लाइबिलिटी के लिए उन्होंने कहा कि विदाउट एनी शो काज नोटिस उसको रिकवर आपसे किया जा सकता है, बैंक अटैच करके भी, या आपकी जो सीलिंग ऑफ योर प्रेमिसेस या उसकी उस तरीके से की जा सकती हैं। तो ये इसके रिलेशन से 11B जो है, ये जिस तरह उसमें 124 सेक्शन है कि जब अपील हो जाए तो अपील में आपकी फेवर में आ जाए ऑर्डर, या रिमांड हो जाए या सेट असाइड हो जाए, तो उस सिचुएशन में उन्होंने, फिर पहले ये सिचुएशन यहाँ होती नहीं थी, तो इनके सेल टैक्स में इसका वही कंसीडर किया जाता था कि जो उस ऑर्डर में हो गया वही ऑर्डर है। तो अब ये जस्ट लाइक इनकम टैक्स के अपील इफेक्ट ऑर्डर भी पास किया जाएगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की अगर आपको ऑर्डर आया, डायरेक्शन आई है, तो या आई है हाई कोर्ट की आई है या ट्रिब्यूनल की आई है, वो डायरेक्शन के मुताबिक होना है, तो वो वही वाला सेक्शन इधर डाल दिया है। डाल के उन्होंने कहा जी फ्रॉम द एंड ऑफ दैट ईयर से 2 साल के अंडर उसका अपील फैक्ट करना है। इसी तरह कोई डायरेक्ट रिलीफ दिया है तो वो फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर 1 साल के अंदर रिलीफ देना है, तो वो इसमें है। क्योंकि रिमांड अब उस पर बार कर दिया गया, 45B में 3 में रिमांड हो ही नहीं सकता। तो पहले कमिश्नर का भी होता था, लेकिन अब वो कमिश्नर वाला नहीं है। तो ये अपील इफेक्ट ऑर्डर का है, ये कि आपने अपील इफेक्ट, जैसे ऐसे सब्जेक्ट जिस तरह 124A उधर है, 124 है, ये 124 है, 124 का ये पैरामीट्री है सिंपल। उसी तरह जैसे इनकम टैक्स में FED में भी आया है और इसमें भी आया, तीनों को एट पार कर दिया गया कि ये अपील इफेक्ट है कि ये कमिश्नर का ऑर्डर हो या आपका ट्रिब्यूनल का हो या हाई कोर्ट का, उसको अपील इफेक्ट ऑर्डर बनाना है। तो अपील इफेक्ट का मकसद ये होता है कि अपील में जो अपील के डिफरेंट किस्म के ऑर्डर हो सकते हैं। एक हो सकता है कि वो कन्फर्म कर दे, तो उसका अपील फैक्ट क्या देना वो वही है, फिर उसके फैक्ट की ज़रूरत नहीं। दूसरा ये है कि वो अनल कर दे तो सारा का सारा रिवर्स होगा, वो फिर अपील फैक्ट होता है। एक होता है कि मॉडिफिकेशन कर दे। मॉडिफिकेशन में 3 सिचुएशन, कुछ अमाउंटें वो अनल कर दे, कुछ अमाउंटें रिमांड कर दे, कुछ अमाउंट को मॉडिफाई कर दे कि इस तरह नहीं इस तरह, तो अल्टर कर दे, चेंज कर दे। तो वो तीनों के फैक्ट अनल वाले को ख़त्म कर देगा, तो सेट साइड को दोबारा टर्मिनेट करेगा, जो मॉडिफाइड है उसको रिड्यूस कम ज़्यादा करेगा। तो इस तरह फिर वो अपील इफेक्ट में सारी चीज़ें दे के रिवाइज आपकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेगा, या आपका रिफंड होगा या ज़ीरो होगी या जो भी सिचुएशन होगी और अपील इफेक्ट में आ जाएगी। क्लियर, वो इसके रेफरेंस से क्लियर। तो अब देख लो वो केस ला, ये डिफरेंट सिनेरियो में हम दे सकते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ सेल ऑन बैंक क्रेडिट एंट्री, ये आजकल हार्ड टॉपिक है। हर जगह बैंक क्रेडिट एंट्री उठाई और उनका ये आपकी सेल है और उस पर सेल टैक्स भी लगा देते हैं। तो ये हलाल मोटर का केस है, जिसमें ये कोर्ट ने, सिंध हाई कोर्ट ने रेफरेंस में इसको बहुत डिटेल डिस्कस किया है। तो उसमें सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसमें लिया गया वो ये लिया गया कि एक तो ये सेल टैक्स जो है इनकम टैक्स जैसा नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स में तो अनएक्सप्लेन्ड जो है, वहाँ तो अनएक्सप्लेन्ड इनकम जो है वो एडिशन हो सकती है और साल के बाद इनकम होती है और फिर टैक्स होता है। ये तो ट्रांजैक्शनल टैक्स है, हर जो आप सेल करेंगे उसमें सेल की डिस्क्रिप्शन होगी, क्वांटिटी होगी, रेट अमाउंट हो गया तो वैल्यू हो गया और साथ ही टैक्स लगेगा। वहाँ तो साल बाद सेल टोटल करें, उसमें एक्सपेंस लगाएं, इनकम करें तो उस पर फिर टैक्स है, वो फिर डीम्ड है। तो यहाँ ये उसके पैरामीट्री है नहीं, इसको उसी तरह नहीं लगाया जा सकता। एक तो पहला ये पॉइंट है कि ये ट्रांजैक्शनल टैक्स है, वो एनुअल टैक्स या मंथली, ये मंथली एवरेज नहीं है कि सारे साल का इकट्ठे करके एक ही रेट लगा दें आप, ठीक है। तो ये एक तो बेसिस है। दूसरा आपका उन्होंने उसमें होल्ड किया कि ये क्योंकि एक इंटरैक्ट टैक्स है, इसका अल्टीमेटली बर्डन जो है वैट सिस्टम में आगे जाना है, तो आगे जाना है तो उन्होंने बेयर करना है। तो जो ये टैक्स पेयर है ये तो विद होल्डिंग एजेंट है, ये तो एक किस्म का गवर्नमेंट एजेंट है, कलेक्टिंग एजेंट है, ये सर्व कर रहा है पूरा स्टेट, वहाँ से ले
के स्टेट को दे रहा है, जो खुद दिया हुआ है लेस करता है, तो इसलिए इसको पिनलाइज ना किया जाए। तीसरा कि देयर इज नो रूम फॉर एनी इंटेंडमेंट प्रजम्पशन, अजम्पशन की कोई गुंजाइश नहीं है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो सेक्शन 3 की इंटरप्रिटेशन है। सेक्शन 3 में कहा गया है कि सेल टैक्स जो होगा चार्ज होगा एट द रेट ऑफ 17% ऑन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड in the course or in furtherance of taxable activity made by the taxpayer या रजिस्टर्ड पर्सन। अब इसकी आगे डेफिनेशनें देखें तो एक सप्लाई की डेफिनेशन है, उसमें सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन 2 का 33 है, फिर आगे 33 के बाद 35 सेक्शन है, टैक्सेबिलिटी है, और फिर 39 है जो टैक्सेबल गुड्स है, फिर 41 है 2 का, उसमें टैक्सेबल सप्लाई है, 44 है वो टाइम ऑफ सप्लाई है, 46 है जो सब सेक्शन है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई है। और तीनों जो है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में सारे इंक्लूड होते हैं। पहले वो गुड्स होनी चाहिए, फिर टैक्सेबल गुड्स होनी चाहिए, फिर सप्लाई होनी चाहिए, फिर टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, फिर टाइम ऑफ सप्लाई है, फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई है। तो इसमें बेसिक 7 कंडीशंस हैं। नंबर 1 कंडीशन है कि जो सप्लाई है दैट शुड कंस्टिट्यूट एज ए सेल होती है, सेल के अपनी ये कंडीशंस हैं। आप उसके बाद पार्टिंग विद ओनरशिप हो, नंबर 1 कि आपने उसकी ओनरशिप खुद से किसी को दी हो। रेंट लीज में कोई चीज़ दें तो वो नहीं उसमें फॉल करती। इधर दूसरा है फिजिकल डिलीवरी कि उसकी डिलीवरी चीज़ों की वो आपने दी हो, एस्टिमेशन में बैंक रसीट में तो डिलीवरी नहीं है। चौथा अगला है कि भाई आपने कंसिडरेशन रिसीव हो किसी बंदे से, उससे बंदा भी आइडेंटिफाई हो। उसके बाद है कि आपका जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो एलिगेशन लगाए उस पर है वो प्रूव करे और नेक्सस डेवलप करे कि ये टैक्सेबल सप्लाई है। फोर्थ ये है कि अभी हमने पढ़ा था कि सेक्शन जो 11 पढ़ा था, क्या डिटरमिन करना था, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी। ये एक्चुअल तो नहीं है, ये तो प्रेजम्पटिव है, नोशनल है, सब्जेक्टिव है। तो वहाँ तो लेजिस्लेटर ने खुद लिखा हुआ है कि एक्चुअल डिटर्मिनेशन करनी है। एक्चुअल को हम सब्जेक्टिव या अजम्पशन, प्रेजम्पशन या एस्टिमेशन उससे हम नहीं मिला सकते। तो वो भी उन कंडीशन जो पैरामीटर्स हैं या क्राइटेरिया हैं सेक्शन 3 के और डेफिनेशन है कि वो भी फुलफिल नहीं होते। क्लियर जी। वैसे चार्जिंग सेक्शन स्ट्रिक्ट कंसूड होना चाहिए। बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो टैक्स पेयर का है, तो उसके मुताबिक भी लें तो वो है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ चार्जेबिलिटी का वो उस पर है, तो आर्टिकल 117-18 कानूनी शहादत है वो भी उस पर है। तो इसमें उसके मुताबिक जो है बर्डन उस पर। तो ये एक क्राइटेरिया भी एक्चुअल लायबिलिटी डिटरमाइन करनी है वो भी। इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और भी है कि जो आपका सेक्शन है 246 जो वैल्यू है उसमें ई जो है, जहाँ कहीं आप समझते हैं कि डिपार्टमेंट समझता है कि इसका रेट कम है या ज़्यादा है, कम है, तो उस सिचुएशन में वो खुद डिटर्मिन नहीं कर सकता। डिटर्मिनेशन की पावर किसके पास है? कमेटी है। कमेटी बनेगी, उसमें चैम्बर का बंदा होगा और एक और होगा, एक वो होगा। तो इसीलिए वो पावर ही नहीं है एस्टिमेशन की। तो इसीलिए जो स्कीम ऑफ वैट है इसके मुताबिक ये पावर उसको दी ही नहीं गई। दूसरा, ये एस्टिमेशन अगर आप कहेंगे ये प्रोडक्शन एस्टिमेशन करें तो ये प्रोडक्शन पे लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सारी कंडीशन जो है वो फंडामेंटल बेसिक कंडीशन है चार्जेबिलिटी की। तो चार्जेबिलिटी ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती तो वो चार्जेबिलिटी में फॉल ही नहीं करता, आउट ऑफ चार्ज है, तो इसलिए वो अट्रैक्टिव नहीं है। तो इसलिए बैंक ट्रांजैक्शन जो है ये 2 इस पे केस ला है, इसमें आप दे सकते हैं, इसमें डिटेल डिस्कशन है। और भी बहुत से हैं बैंक ट्रांजैक्शन पे, इस पर आप दे सकते हैं। उसके बाद एस्टिमेशन ऑन द बेसिक इनकम टैक्स रिकॉर्ड, तो ये केस 2 है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी है कि सेल टैक्स जो है वो और इनकम टैक्स दोनों इंडिपेंडेंट स्टैचू हैं, और इनकम टैक्स जो है ओवर राइडिंग स्टैचू है। वहाँ इनकम टैक्स जो है लगता वो इनकम पे लगता है, सेल पे नहीं लगता। उसकी अपने पैरामीटर्स हैं, चार्जेबिलिटी का अपना सेक्शन है, वो साल की इनकम को इकट्ठा करके लगता है। ये ट्रांजैक्शनल टैक्स है, तो इसलिए उसके रिकॉर्ड को या उस लॉ को इसमें बारो नहीं किया जा सकता, यहाँ उसको बेस नहीं बनाया जा सकता। और वैसे भी इसका स्कोप जो है सेल टैक्स का गुड्स की हद तक है। उसमें हेड ऑफ इनकम बहुत से हैं, उसमें सैलरी भी है, उसमें प्रॉपर्टी भी है, सर्विसेज भी है, स्पेकुलेशन भी है, कैपिटल गेन भी है, अदर सोर्स भी हैं, डिविडेंड भी हैं। तो वो सारे जो हैं वो सारों को उठा के आप इधर नहीं ला सकते कि इधर है। दूसरा, एक जो एक्ट है या स्टैचू है और उसको दूसरे में बारो नहीं किया जा सकता अनलेस अंटल के लेजिस्लेटर ने उसमें लिखा हो कि आप उसको बारो कर सकते हैं, या उसके सर्टन प्रोविजन जो है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, या डीम टू भी है कि उसका पार्ट एंड पार्सल है। या लिमिटेशन का रिपील वाइल करना है तो वहाँ लिखा होता है कि लिमिटेशन जो लिमिटेशन एक्ट में है वो अप्लाई होगी। तो इस तरह अनलेस अंटल उसको बारो ना किया जाए तो उसको
एज ए हेल्प लिया जा सकता है, लेकिन उसको एज ए मैंडेटरी उसी बेसिस पे किया नहीं जा सकता। तो सर अगर बेस बनाते हैं तो रिकंसिलिएशन देना ज़रूरी है या? हाँ जी, रिकंसिलिएशन तो देना ज़रूरी है। ये तो आपके आर्गूमेंट हैं आगे के, अगर आपको दे तो मैटर ऑफ रिकंसिलिएशन आप दे दें कि ये चीज़ें हैं, ये मेरी, उसमें स्टॉक के अपने वैल्यूएशन मेथड हैं, इसमें अपने वैल्यूएशन मेथड है, उसमें रिकग्निशन के अपने वैल्यू हैं, अक्रूवल है आपका, अक्रूवल के साथ आपका कैश बेसिस है और है कुछ, यहाँ चार्जिंग के अपने हैं, यहाँ अक्रूवल है या रिसीट है या एडवांस, विच एवर इज अर्लियर है, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी डिफरेंट है, इसलिए परचेज है। अगर ना दें तो डीम्ड वेटी या नहीं ना दे तो फिर आगे आर्गू कर सकते हैं। जैसे यहाँ परचेजेज आप 6 माह तक क्लेम कर सकते हैं तो ओवरलैपिंग होगी ना, यहाँ आपने 6 माह की नहीं, तो वहाँ तो 6 माह की, वहाँ तो साल की है, यहाँ आपने 6 माह की डिस्क्लोज की हुई, तो इसलिए वो रिकंसिलेशन से मैच होगी ना। यहाँ तो आप इनपुट क्लेम करना है तो परचेज जो है वो आपके पास पड़ी होती हैं, इंपोर्ट भी दूसरी भी, तो 6 माह तक आप क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आप जनवरी से लेके जून तक की क्लेम ही नहीं की और आगे जुलाई में कर लिए तो उससे मैच तो नहीं हो सकती ना। तो यहाँ के अपने पैरामीटर्स हैं क्लेम करने के, और वहाँ जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसी वक्त आपने रिकॉर्ड करना है, उसमें आगे डेफर करना है, जब वो है नहीं, अक्रूवल मैसेज है, पेमेंट की नहीं की, वहाँ पे राइट ऑफ भी हैं, प्रोविजन भी हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, सेल परचेज और डिस्काउंट, ये वो डिस्काउंट के भी पैटर्न अपने हैं, उधर इधर अपने हैं। तो यहाँ वैल्यूएशन का अपने प्रोसीजर है, वहाँ अपने हैं, तो इसलिए आप वो रिकंसिलेशन करके भी रिकंसाइल कर सकते हैं। पहला स्टेप है कि आप सारी चीज़ों को रिकंसाइल कर दें कि उसमें ये डिफरेंस है। दूसरा, आप लीगल ऑब्जेक्शन भी ले सकते हैं कि ये ओवरलैपिंग है, टाइमिंग डिफरेंसेस हैं, और चीज़ें हैं, गुड्स हैं, इसमें सिर्फ गुड्स हैं, उसमें सर PRA वाला भी सर्विसेज उधर हैं और दूसरी चीज़ें इधर हैं, उधर बाकी हेड ऑफ इनकम है वो इधर है, उनकी वजह से डिफरेंसेस हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये आपने सेल टैक्स रिकॉर्ड और ये वाला, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट, यहाँ कहीं आपको कन्फ्रंट वो करे कि ये सेल में अपना ये है इधर और उधर, उसमें आपका इनकम टैक्स में ये है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें सदीक वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें उसने कहा कि दोनों इंडिपेंडेंट है, ये वो जो मैंने आपको बताया। तो ये दोनों केसेज हैं, एक सुप्रीम कोर्ट की भी है, इसने नहीं लिखी, बड़ा इंदर लिख लेना बेटा इसमें सोच। इसके एस्टिमेशन यूटिलिटी बेसिस, तो यूटिलिटी बेसिस बिजली के बिल जैसे इतने यूनिट यूज़ हुआ है, उससे प्रोडक्शन निकाल फिर कैलकुलेट की और फिर रेट लगाया। तो इस पर भी ये उन्होंने कहा जी वही 5-7 कंडीशनें जो मैंने बताई है, पार्टिंग विद हो और उसमें फिजिकल डिलीवरी हो, रिसीट हो, पार्टी आइडेंटिफाई हो, एक्चुअल डिटर्मिनेशन हो, और वो सारी जो मैंने बताई है, वैल्यूएशन डिटर्मिनी हो, तो और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो डिपार्टमेंट पे है। तो वो सारी चीज़ें कंडीशन फुलफिल, और नेक्स्ट डेवलप करे कि वो चीज़ है जो बिजली वाला, बिजली से प्रोडक्शन तो हो सकती कि वो सेल की है कि नहीं की, उस पैरामीटर फुलफिल है कि नहीं, उतनी है या कम ज़्यादा है। एक हाजी सुल्तान केस आया था, उन्होंने कहा जी 800 के मुताबिक उन्होंने कर दिए। उन्होंने कहा जी हाई गेज पे जो है वो लोअर बिजली लगती है, लोअर पे हायर लगती, तो इसलिए वो तो रिवर्स हो गया काम। तो इसलिए कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है कि उसके मुताबिक डिटर्मिनेशन होगी तो वो सही होगी। तो इसलिए इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ और दूसरी चीज़ें, अजम्पशन प्रजम्पशन, वो भी इसमें क्या है। इसके बाद अजम्पशन एस्टिमेशन ऑफ सेल ऑन वैल्यू एडिशन बेस, परचेज और प्रोडक्शन। तो इस पे सेंचुरी का ये सेंचुरी का बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें उन्होंने कहा जी ये ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं इनकम सेल टैक्स में जिसमें एस्टिमेशन पे हो सके। उन्होंने कहा दैट इज मेकिंग कास्टल इन द एयर, 103 उसका पैरा है। इसमें कोई 20-30 सारे लॉ जितने केस लाए सारे इकट्ठे करके उसने इसमें डिस्कस कर दिए। कराची हाई कोर्ट की और किबरिया साहब के क्या नाम है उनका, उनकी जजमेंट बहुत एक्सीलेंट जजमेंट है। इसमें सारी चीज़ें, इसमें वो बैटरी का मसला था, उनके जितने रॉ मटीरियल है बैटरी के उसको एस्टिमेट करके उससे उसने कैलकुलेशन कर ली, प्रोडक्शन और सेल और इस तरह लगा ली। इसी तरह शुगर मिल्स में उन्होंने कहा जी इतनी परचेज है, ये रेट है, इतना बनता है, इतना वेदर डाल है, ये आपकी सारी शुगर केन परचेज है, इसमें ये रिकवरी रेट है, ये रिकवरी से ये रेट है, आपने इतने में बेचा है, कम बेचा है, रिकवरी रेट भी लगा दिए, सेल रेट भी लगा दिए और प्रोडक्शन बढ़ा के एस्टिमेशन करके कर दी। तो ये भी है और ऑर्बिटल मूल की जजमेंट है। तो इस बेसिस पे भी वो जो है इसमें कहा गया कि सेल टैक्स, जो मैंने कहा कि ये सेल टैक्स ट्रांजैक्शन टैक्स है और वैल्यू एडेड टैक्स है, और देखिए शिफ्ट होना है, यहाँ एस्टिमेशन या उसकी कोई गुंजाइश नहीं, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन करनी है। तो ये भी इस पे भी वही है। उसके बाद है वैल्यू एडिशन टैक्स,
बाद दफ़ा कहते हैं कि इस फील्ड में जो है आपका वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडिशन आपने कम की, आप तो लास्ट शो कर रहे हैं और कैरी फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, आपको 10% वैल्यू एडिशन है, 5 है, 10 है, 20% वो आपकी कास्ट जो होती है उस पर लगा देते हैं कि आपकी ये इतनी कास्ट है, 10% हो गई, सेल ये बननी चाहिए, इतनी डिक्लेयर की, डिफरेंस ये है इस पर टैक्स। तो वैल्यू एडिशन के लिए, इसके लिए एक तो वही अजम्पशन प्रजम्पशन ये वो जो मैंने सारे बताए हैं वो पैरामीटर चार्जिंग के होने चाहिए। उसके अलावा सेक्शन 7A है, उसमें वैल्यू एडिशन का कहा गया कि नोटिफाई होगा, और 13 शेड्यूल है कौन सा वैल्यू एडिशन का, जो इम्पोर्ट वाला होगा, मैन्युफैक्चर होगा, वहाँ FBR ने कोई प्रेस्क्राइब किए हैं रेट कि किन के लिए वैल्यूएशन एडिशन के रेट प्रेस्क्राइब होंगे, तो मिनिमम टैक्स होगा, तो उस पर वैल्यू एडिशन लग सकती है और आम पे अजम्पशन प्रजम्पशन पे नहीं लग सकती। उसके बाद हाँ, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाद दफ़ा स्टॉक कह देते हैं जी स्टॉक है, आपने कैरी ओवर किया है, स्टॉक उतना आपका है ही नहीं, फिजिकली हमने जाके काउंट किया है, या वो कह देते हैं जी आपने तो इतना कैरी फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, उधर आपने इनपुट तो लगाए जा रहे हैं, सेल की एक्चुअल डिक्लेयर ही नहीं कर रहे आप, तो उस वजह से वो आपकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, स्टॉक टेकिंग करते हैं, तो वहाँ स्टॉक फिजिकली होता ही नहीं हो, वो बिक गया होता है, तो उस सिचुएशन में वो कहते हैं जी आपने स्टॉक इतना शो किया हुआ है, वहाँ हमने कैलकुलेट किया है वो इतना है, डिफरेंशियल आपका बिक गया हुआ है, तो उस पर वो सेल टैक्स लगा देते हैं और साथ ही लगा के फिर आपको साथ फर्दर टैक्स भी लगा देते हैं। तो उसके लिए भी आप रिकॉन्सिलेशन देंगे या बताएंगे या डिफरेंस जो है वही अजम्पशन प्रजम्पशन और सारी चीज़ें करेंगे। क्लियर जी? ऊपर वाला क्या था फिर? चलो ठीक है जी। ये अजम्पशन प्रजम्पशन पे है कि अजम्पशन प्रजम्पशन कोई टैक्सेशन नहीं हो सकती। तो दूसरा इंटरप्रिटेशन के हैं कि लेटर ऑफ लॉ देखना चाहिए, उसकी स्पिरिट ऑफ लॉ या सेंस ऑफ लॉ नहीं देखना चाहिए। उसके बाद क्या है, चार्जिंग सेक्शन जो है फुलफिल, अगर पैरामीटर या क्राइटेरिया जो लॉ में दिया हुआ है अगर वो फुलफिल नहीं होता तो फिर आप पे चार्ज नहीं हो सकता। इसके सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट स्कोप ऑफ, जो चीज़ आउट ऑफ स्कोप है वो फॉल ही नहीं करती तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है चार्जेबिलिटी का वो रेवेन्यू पे होता है, और बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो टैक्स पेयर को दिया जाएगा जहाँ कहीं भी होगा। तो नेक्स्ट बेटा, इसमें एक PTV वाला केस है 2019 का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसमें 8-10 प्रिंसिपल ले डाउन किए हैं, एग्जम्पशन के भी हैं और चार्जेबिलिटी के भी। वैसे भी सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन उसमें एक जगह पे ही सारे कि जो स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करना चाहिए, और जहाँ कहीं उसकी लैंग्वेज में कोई डाउटफुल लैंग्वेज हो या अब्सर्डिटी हो या डाउट हो तो उस सिचुएशन में इन फेवर ऑफ द स्टेट होनी चाहिए। और फिर कोई देयर नो रूम फॉर एंटाइटलमेंट प्रजम्पशन, कोई इन्फ्रेंस की नहीं है, कोई चीज़ जो उसमें नहीं है लाई नहीं जा सकती, जो उसमें है वो निकाली नहीं जा सकती, तो डेफिशिएंसी फुलफिल नहीं की जा सकती। तो इस तरह की और एग्जम्पशन भी है, जहाँ एग्जम्पशन का आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं फिर वो आपको डिनाई नहीं की जा सकती। तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो भी आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट बिट, इसको आगे किधर ख़त्म हो गए? हाँ ठीक है। तो ये जी रिगार्डिंग थे हमारे जो एस्टिमेशन, सेल्स, प्रोडक्शन, स्टॉक, उसके रिलेशन से। तो इस तरह फर्दर टैक्स है बेटा, फर्दर टैक्स पढ़ने है, फर्दर टैक्स है कि चलो फर्दर टैक्स अगली दफ़ा देख लेंगे। तो फर्दर टैक्स में ज़ीरो रेटिंग में फर्दर टैक्स लगाया, उसमें TU प्लास्टिक वाला केस था और 2-4 केस KP स्पिनिंग वाला था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। तो वो चीज़ें ज़ीरो रेटिंग में पहले नहीं लग सकती थी, फिर उन्होंने SRO भी दिया, वो भी कैंसिल हुआ, तो अब फर्दर टैक्स लग सकता है। तो फर्दर टैक्स जो है यूजुअली एक एग्जाम्प्ट चीज़ें हों आपकी तो उस पर नहीं लग सकता, और दूसरा फर्दर टैक्स आपको वहाँ जहाँ एक्सक्लूजन्स है, कोई SRO है उसमें नहीं आपको फर्दर टैक्स लगेगा। कहाँ लगेगा? जहाँ यू आर लायबल टू obtain रजिस्ट्रेशन नंबर बट यू हैव नॉट obtained, तो उस सिचुएशन में आपको लगेगा। क्योंकि एग्जाम्प्ट वाले को जो टैक्सेबल सप्लाई ना करे तो उसके पे अप्लीकेबल नहीं है, ज़ीरो रेटिंग वाले पे भी अप्लीकेबल नहीं है, वो इंडिपेंडेंट सेक्शन है। तो इस तरह वो उस पहले हमने वो SRO सारे डिस्कस किए हुए हैं, तो उसके मुताबिक फिर वो फर्दर टैक्स की होगी। एक फर्दर टैक्स है, एक एक्स्ट्रा टैक्स है। एक्स्ट्रा टैक्स इनएक्टिव हो या उस लिस्ट में ना फॉल करता हो या सस्पेंडेड हो तो उस तरह उस पर एक्स्ट्रा टैक्स है। या बिजली वाला स्टील मिलों के लिए है, ये यूटिलिटी बिल जो है वो रजिस्टर ना हो तो उसी चीज़ में उन पर 5% है। पहले इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी होता था, अब नहीं है।
तो वो इलेक्ट्रॉनिक का जो था कि वो वैल्यू एडिशन दे आए तो फिर उसके बाद उन पे फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स 2% के 3 था वो दे दें पर आगे एग्जाम्प्ट होगी, तो वो वाला उसका है। क्लियर जी? आगे अब अगला सेक्टर जो सबसेक्शन 2 था उसको हम देखते हैं। सबसेक्शन 2 था इनएडमिसिबल क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स। तो इनएडमिसिबल क्लेम डिसअलाउइंग ऑफ इनपुट टैक्स, तो इसमें एक तो सेक्शन 7 है जो आपको राइट देता है कि आपने क्लेम कैसे करना है, और उसमें कंडीशन है कि आपकी इनवाइस होनी चाहिए। तो इनवाइस के साथ सब्जेक्ट टू सेक्शन 73 है। 73 में वो क्रॉस चेक हमने पढ़ा हुआ था कि क्रॉस चेक लिमिट है, उस तक आपकी इनवाइस है तो वो होनी चाहिए। उसके अलावा सेक्शन 8 जो है वो डिसइंटाइटल करता है कुछ चीज़ों को, जहाँ वो 8 लगेगा वो है। दूसरा 8B है आपका, जिसमें आप 10% देना है साथ, या आपका जैसे इंटीग्रेशन वाले हैं, इंटीग्रेशन नहीं कराए हैं अगर लायबल है तो 60% हो जाएगा। जैसे आपका रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड को सेल है तो वो प्रोपोर्शनेट डिसअलाउ होगा, तो वो डिसअलाउइंग है, वो हो सकते हैं उसके मुताबिक। या आपकी इररेलेवेंट है, उससे आप पर्पज़ आपने गुड्स जो मैन्युफैक्चरिंग की है उस गुड्स की वो फॉर द पर्पज़ ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड या गुड्स मेड में यूज़ नहीं हुआ, या बिजनेस एक्टिविटी में यूज़ नहीं हो, या रेलेवेंट ही नहीं है, या कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी उसमें यूज़ हुआ है और वो उसमें नहीं यूज़ हुआ, तो जो उसमें पर्सनल, नॉन पर्सनल और बिजनेस इस तरह के जो हैं वो सेक्शन 8 में और 8B में जो आपका 10% है या दूसरी चीज़ें वो डिसअलाउ होता है। लेकिन हम यहाँ केस जो हैं वो देख लेंगे कि इसमें ये केस है कि डिसअलाउ जो इनपुट जो है वो आपका ट्रस्ट है। पहले वाला जो केस है इसमें ये स्टेट का जब आप इनपुट टैक्स दे देते हैं तो दैट इज ट्रस्ट विद द स्टेट। आपकी ये प्रॉपर्टी है, ये उस वक्त का ट्रस्ट है टिल इट इज़ बीइंग एडजस्टेड या रिफंडेड। तो ये बेफेयर वाला बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस तरह DG खां या दूसरी है फतेह है, फतेह जो है ये बियॉन्ड द स्कोप है कि अगर आपने शोकाज नोटिस में एक इशू रेज ही नहीं किया तो उसको आप एडजुडिकेट नहीं कर सकते। तो ये सेक्शन 8 के रेफरेंस से ये केस रहा है। उसके अलावा आपके 73 की अगर आपने कंप्लाइंस की है तो इसमें डिसअलाउ नहीं बेटे वापस, इसमें 73 या इनपुट जो 7 वाले हैं उसके रिलेशन से ये डिफरेंट केस लॉ और कंटेंशन है, एक एक करके हम देख लेते हैं। नंबर 1 डिसअलाउइंग ऑफ इनपुट इन द प्रेजेंस ऑफ कंप्लायंस ऑफ इज अ डबल टैक्सेशन। अगर आपने 73 कंप्लाई कर दिया है, क्रॉस चेक पे किया है, तो अगर फिर भी डिसअलाउ करता है तो वो फिर डबल टैक्सेशन होगी और इलीगल होगी। वो ये उसमें केस रहा है जिसमें ये इस्लामाबाद फीड है दूसरों में होल्ड किया कि एक तो आपने ऑलरेडी टैक्स जो है वो उस बंदे को दे दिया, जब आपने उससे परचेज़ की तो जहाँ वैल्यू ऑफ सप्लाई दी अथॉरिटी भी दे दी है, और फिर साथ ही वो और क्रॉस चेक पे पेमेंट भी कर दी, और फिर वो डिपार्टमेंट कही ये डिसअलाउ आप फेर दें, तो आप इस तरह फिर डबल टैक्सेशन होगी। एक उसको दिया आपने विद इनवाइस के साथ अमाउंट दी, एक गवर्नमेंट कहेगा आप मुझे भी दें, तो डबल टैक्सेशन है। तो इसलिए नेक्स्ट ये क्या कोई ट्रस्ट वाला कि डिसअलाउइंग एंगेज द पर्पज एंड स्कीम ऑफ द, क्योंकि वो अभी हमने डिस्कस की है कि ट्रस्ट विद द स्टेट है और रहता है ट्रस्ट टिल इट इज एडजस्टेड रिफंडेड। तो और स्कीम के भी खिलाफ है क्योंकि स्कीम आपने पीछे जो जिससे सप्लायर को आपने देना है आगे बायर से लेना है और डिफरेंशियल आपने स्टेट पे देना है, आप पे कोई बर्डन नहीं, यू आर जस्ट इंटरनेट टैक्स है और ट्रांजैक्शनल टैक्स है जो आप एज ए कलेक्टिंग एजेंट है वो आप सर्व कर रहे हैं टू द स्टेट, तो इसलिए ये आपका स्कीम के खिलाफ है। उसके बाद प्रजम्पशन ऑफ ट्रुथ अटैच्ड टू ऑफिशियल रिकॉर्ड, जब आप अनवाइस जो है वो अनवाइस डिफाइंड भी है तो वो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है, उसके ज़रिए आप मूव करते हैं तो प्रजम्पशन जो है कि वो जो आपने काम किया है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसके बाद वो कोई एक्टिव लिस्ट पेयर पे है, जब आपने उससे ट्रांजैक्शन किया है और पेमेंट की है तो उसको सब्सिक्वेंटली वो अगर डी लिस्ट भी हो जाता है या अगर सस्पेंड हो जाता है, ब्लैक लिस्ट हो जाता है, तो आपका जो आपने क्लेम जब किया था उस वक्त एक्टिव था, तो सब्सिक्वेंटली बाद वो कहते हैं जी आपका डिसअलाउ हो गया, तो वो डिसअलाउ नहीं हो सकता। इसमें तारक पोली की भी जजमेंट है और भी ये चावला काफ़ी सारी हैं, तो उसमें उन्होंने होल्ड किया, हाई कोर्ट ने भी, ट्रिब्यूनल ने भी मल्टी टाइम होल्ड किया कि आप वो स्टेटस उस वक्त तक देखा जाएगा जब आपने परचेज़ की और पेमेंट की। अगर उस वक्त एक्टिव है जब आपने परचेज़ की तो फिर इसमें आपका फॉल्ट नहीं है। फिर डिपार्टमेंट ने उसको रजिस्टर किया और एक्टिव रखा हुआ है तो फॉल्ट तो उसका होना चाहिए, आपका तो कोई फॉल्ट नहीं है।
तो नो वन कैन सफ़र फॉर द फॉल्ट ऑफ द अदर। फॉल्ट वो कर रहे और आपको करें भी, रजिस्ट्रेशन उन्होंने की, एक्टिव उन्होंने रखा, तो आप तो यही समझ रहे। और अपलोड आजकल रियल टाइम इनवॉइसिंग स्कीम, वेरिफिकेशन स्कीम है, जिसके तहत खुद ही FBR खुद ही अपलोड करता है और आपको इंस्टिगेट करता है क्लेम करो। इट मीन वो एक्टिव है और आपने वेरीफाई कर लिया है, फिर आपने दिया है, तो इस तरह फिर वो आपका उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो नो वन कैन सफ़र फॉर द एक्ट एंड ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक फंक्शनरी और कोर्ट की जो गलती होगी या पब्लिक फंक्शनरी की या डिपार्टमेंट की, उस पर आपको फिनलाइज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए एक्टिव टैक्स पेयर में इसमें फंडामेंटल जो बेस जजमेंट है वो उसकी है, क्या नाम है, तारक पोली की पता नहीं इसमें है कि नहीं, बाकी फिर बाद में आई। नेक्स्ट बिट है ही नहीं इसमें, एक सेक्शन 3 के रेफरेंस से था, नहीं सेक्शन 3 के रेफरेंस था इसी में, एक फ्रॉड वाला भी था वो, लेकिन यह इसमें सेक्शन 3 का 3 है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स की चार्जेबिलिटी किस पे है। तो जिसने टैक्स लाइबिलिटी जिसने दी है, टैक्स लाइबिलिटी की चार्जेबिलिटी के लाइबिलिटी टू पे किस पे है, तो जो सप्लाई करेगा उस पे है। तो सप्लाई जो करेगा, तो सप्लायर तो आपका जो परचेज़र है उस पर लाइबिलिटी है, तो आप पे लाइबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी आप पे नहीं इम्पोज की जा सकती। इस तरह टैक्स फ्रॉड है, टैक्स फ्रॉड में भी वो हलाल वाला ही है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उन्होंने करना है कि जो आपने परचेज़ की है या की है तो वो डेलिबरेटली है, नोइंगली है और डिसऑनेस्टली है, विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज़ है। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई लॉफुल एक्सक्यूज़ बता देते हैं कि मेरी एग्जम्पशन है या ये रीज़न है, तो फिर वो टैक्स फ्रॉड नहीं है और उसका बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो डिपार्टमेंट है। उस पर लॉस ऑफ रेवेन्यू भी हुआ हो, आपने अपनी जो ओब्लिगेशंस हैं इम्पोज बाय द लेजिस्लेटर एंड थ्रू द एक्ट, वो आपने फुलफिल से आपका फेलियर हो ना की हो और अल्टीमेटली लॉस इज काज टू द गवर्नमेंट। यहाँ लॉस नहीं काज की आपने, या डेलिबरेटली नहीं है, विलफुली नहीं है और आपका नोइंगली नहीं है और आप डिसऑनेस्टली नहीं है, विद रीजनेबल एक्सक्यूज़ है। बर्डन जो नोइंगली विलफुली ये वो सारा डिपार्टमेंट पे है, विदाउट रीजनेबल एक्स का रीज़न आपने बता नहीं। अगर आप रीज़न बता दें कि ये रीज़न हुई तो फिर भी वो टैक्स फ्रॉड नहीं है, फिर भी उस बेसिस पे आपका इनपुट जो है वो डिसअलाउ नहीं हो सकता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें जजमेंट है वो हलाल मोटर वाली है, वो पहली जजमेंट है और सब पे वो अप्लाई, फ्रॉड पे भी और चार्जेबिलिटी पे भी और दूसरी चीज़ें पे भी वो लगती है। नेक्स्ट बेटा, इसमें 2 आपने डाल लेने बेटा, कईयों में रखे हुए हैं, यहाँ आगते हुए आपने डायरेक्ट और छोड़ें। चलो डायरेक्ट इनवोकिंग का भी देख लें। ये एक डिस्प्यूटेड मैटर है कि सेक्शन 11 को डायरेक्ट इनवोक किया जा सकता है या नहीं, तो या इसको थ्रू प्रोसेस ऑफ ऑडिट जो है वहाँ लाया जाए, क्योंकि पहले बुक्स कॉल की जाए, फिर ऑडिट किया जाए, ऑडिट के बाद कंट्रावेंशन रिपोर्ट जो है वो कन्फ्रंट की जाए, कंट्रावेंशन रिपोर्ट की फिर आपको आपकी रिप्लाई ली जाए और फिर शोकाज नोटिस दिया जाए। तो इसमें क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि डिफरेंट सेक्शन जो हैं डिफरेंट एवेंचुअलिटीज़ को डील करते हैं। फेलियर टू फाइल रिटर्न जो है उसमें ऑडिट का कोई तल्लक नहीं है कि आपने रिटर्न नहीं फाइल की तो वो अनवोक हो सकता है, लायबिलिटी हो सकती है। दूसरा जो सेक्शन था सब सेक्शन 2, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें इनपुट टैक्स है, क्रॉस चेक कहाँ से देखे जाएंगे। तो इसमें AA स्टील मिल था जिसमें होल्ड हुआ था कि इस सेक्शन के लिए जब रिकॉर्ड जिसके लिए मैंडेटरी है वो बगैर ऑडिट के इसको नहीं किया जा सकता। इस तरह रिफंड है वो भी सारे इनपुट होंगे, उसको देंगे, एक्सेसिव होंगे, सेल परचेज होगी। तो जो चीज़ें रिकॉर्ड बेस हैं वो विदाउट आपका प्रॉपर ऑडिट इन्वेस्टिगेशन या उसके बगैर अगर डायरेक्ट वो करके करेगा तो वो इलीगल है, क्योंकि सेक्शन 11 रिकॉर्ड रिक्विजिशन के लिए नहीं है, रिकॉर्ड रिक्विजिशन के बाद का है। रिकॉर्ड रिक्विजिशन के लिए कौन सा है, वो आपका सेक्शन 25 है या आपका 38 का बी है या 38B आपका आप थ्रू सर्च वहाँ जाएं एज ए उधर जाएं प्रेमिसेस पे फ्री एंट्री करें, वहाँ से चीज़ें इम्पाउंड करें, रिकॉर्ड शिकार्ड और वहाँ से लें या सर्च सीजर करें तो फिर है वो उधर से आप रिकॉर्ड के वो सेक्शंस हैं। और ना कोई रिकॉर्ड दे तो फिर 33(9) है, उस पर 3 स्टेप है। पहला स्टेप के पहला नोटिस दें, ना दे तो पहली पेनल्टी लगाएं 50,000 या 15,000। फिर दूसरा नोटिस दें, वो भी ना दे तो फिर उसकी पेनल्टी लगाएं। फिर तीसरा नोटिस है वो दें, फिर भी ना दे तो फिर आगे बाकी काम।
ठीक है। तो वो बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ें या ड्यू प्रोसेस है या ड्यू रोड मैप है, जो मैकेनिज्म है, उसको कंप्लाई विद करना चाहिए। अगर ये डायरेक्ट आपका डिसअलाउ किया है, रिफंड किया है, नॉन पेमेंट शार्ट पेमेंट है, तो विदाउट रिकॉर्ड से तो वो हो नहीं सकती। तो इसलिए 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहले ऑडिट किया जाए। ये वाले केस लाइन में ये होल्ड हुआ है कि आप पहले ऑडिट करें, ऑडिट में कन्फ्रंट करें, वो भी मिनिमम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स हैं कि वो दिए हुए हैं उसमें कि ये आप जो है आपने ये प्रोसेस अडॉप्ट करना है, पहले ऑडिट ऑब्जर्वेशन देनी है और रिप्लाई लेनी है, तो वो भी आपको अपॉर्चुनिटी की है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है फॉर रिप्लाई की, तो वो फिर बेसिक जो है ड्यू प्रोसेस है उसकी वायलेशन है, तो इसलिए वो भी फिर इलीगल होगा। वो प्रोसेस जो है वो इंडस मोटर में भी उन्होंने इंटरप्रेट किया है सेक्शन 1 को और 2 को कि 1 में वो बुक्स कॉल करेगा एज एंड व्हेन रिक्वायर, फिर 2 में उसको दे देगा जो ऑफिसर है वंस इन अ ईयर वो ऑडिट करेगा। खुद ऑफिसर पहले रिकॉर्ड कॉल करता था, उन्होंने कहा वो नहीं कर सकता, कमिश्नर कॉल करेगा, उसको एग्जामिन करेगा, देखेगा कि इसका ऑर्डर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पर ओपिनियन फ्रेम करेगा, ऑर्डर करेगा, फिर उसको सबसेक्शन 2 में देगा, ऑर्डर ऑब्टेन्ड बाय द कमिश्नर पे फिर ऑर्डर वो डीसी करेगा। इसलिए कमिश्नर के पास पावर है सबसेक्शन 1 में, आप सेक्शन 25 में बुक्स रिकॉर्ड करे, उसमें ओपिनियन फ्रेम करे, ऑर्डर करे, फिर दे टू द जो ऑफिसर इन लैंड रेवेन्यू के, फिर उस पर वो ऑडिट करे, ऑडिट करके फिर वो जो ऑडिट कर ले तो फिर वो आपको ऑडिट रिपोर्ट कन्फ्रंट करे 3 में, रिपोर्ट कन्फ्रंट करके रिप्लाई ले सेटिस्फाई ना हो तो फिर इस सेक्शन में आए, सेक्शन 11 का शो काज नोटिस करे ऑनवर्ड जो भी एलिगेशन है। और फ्रॉड इसमें फिर नॉन कन्फ्रंट अगर रिपोर्ट करता है तो वो फिर मैंडेटरी रिपोर्ट है। सलवा मोटर्स और ये अलादीन में ये होल्ड हुआ है कि अगर रिपोर्ट आपको कन्फ्रंट नहीं की तो वो ऑर्डर फिर इलीगल वाइड है, तो वो उसकी कोई हैसियत नहीं। अभी ये एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी जजमेंट आई है, उसमें उन्होंने कहा जी जो सिलेक्शन है सेक्टोरियल सिलेक्शन कि आपने एक सेक्टर को सारे को 3 साल सेलेक्ट कर लिए, या कंसेक्टिव सिलेक्शन तो इसी में ही वंस इन अ ईयर करना है, या इन्वेस्टिगेशन करनी है, फ्रॉड है फिर ज़्यादा कर सकते हैं, अदरवाइज 1 साल ही करना है। तो वहाँ उन्होंने कहा जी सेक्टोरियल सिलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, इलीगल। तो अगर जैसे शुगर कर ली, सीमेंट कर लिया, तो इस तरह नहीं हो सकता। क्लियर। नेक्स्ट लिमिटेशन अभी हमने डिस्कस की थी, तो ये लिमिटेशन के केस लाए इसमें पता नहीं क्या क्या सुपर एशिया ठीक है। तो जब लिमिटेशन एक्सपायर हो जाती है तो आपका वेस्टेड राइट बन जाता है, फिर इवन आप खुद भी वेव ऑफ नहीं कर सकते और वो फिर पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन बन जाता है। गनी में ये होल्ड किया कि जहाँ आपने एक्सटेंशन की है तो एक्सटेंशन के लिए रीज़न ऑर्डर पहले पास करेंगे, और वैसे एग्जेक्टिव जो हैं जो लिमिटेशन फिक्स की है बाय द लेजिस्लेचर उसको बढ़ा नहीं सकते। तो जो एडजुडिकेशन अथॉरिटी है उसको पावर दी तो वो कर सकती है, बोर्ड शोर्ड क्योंकि है नहीं उसमें। नेक्स्ट बेटा शो काज नोटिस में आ जाए। ये शो काज नोटिस के रिलेशन से, क्योंकि शो काज नोटिस ही आता है तो उसको आते हैं तो आप में क्या क्या ऑब्जेक्शन आप उसमें दे सकते हैं, तो कौन सी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो पहला है कि अगर आपका कोई ग्राउंड जो है, जैसे हमने अभी ग्राउंड उसमें देखे थे जो 3 था जिसमें कहा था नॉन लेवी, शॉर्ट लेवी, ऑन अकाउंट ऑफ डेलिब्रेट या कुलैयन, तो अगर वो 3 का नोट देता है तो वहाँ कुलैयन और डेलिब्रेट मेंशन ज़रूरी है, उसके ग्राउंड रीज़न दे, एलिगेशन करके उसके एविडेंस भी दे। इस तरह जो अगर सब सेक्शन 4 था, 4 में था कि मिसकंस्ट्रक्शन, एरर, इनएडवर्टेंट, वो उसके स्टिपुलेटेड ग्राउंड रीजंस हैं वो दे, और पहले वाले के वही के इनएडमिसिबल है या वो है वो अदर दैन पहले की रीज़न है बाकी दे। तो पहले वाले में रीज़न थी कि वो नॉन फाइल रिटर्न है या मिसकैलकुलेशन से लोअर है, कितनी अमाउंट है वो दे। तो सेकंड वाले में नॉन पेमेंट शार्ट सप्लाई की डिस्क्रिप्शन दे, कौन सी सप्लाई है, उसमें कितना टैक्स बनता था, कितना दिया है, कितना बिल्कुल भी नहीं दिया, तो कहाँ वो उसने सप्लाई किसको दी है, कितनी अमाउंट है, क्या वैल्यू है, वो चीज़ें जो है उसकी बताए, एलिगेशन दे। क्योंकि शो काज नोटिस जो है वो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, इसमें एलिगेशन भी बतानी है, एविडेंस भी बतानी है। जस्ट ऐसे बाद सीरीज ऑफ सेक्शन दे देते हैं कि ये वायलेट किए, वो ये नहीं, वो सारे सेक्शन बताने क्यों, या अगर ये सेक्शन है कैसे वायलेट हुआ है तो वो बताना। सीधा सेक्शन 1 में देना वो भी वेग और अनस्पेसिफिक नोटिस होता है। ये पैरामीटर, कंडीशन जो है या ग्राउंड जो है, रीज़न जो है, एक्सप्लेनेटर्स होनी चाहिए, सपोर्टेड बाय एलिगेशन जो है सपोर्टेड बाय आपकी होनी चाहिए विद द एविडेंसेस, और जस्ट फिशिंग और रोविंग इंक्वायरी या शूटिंग इन द डार्क नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो लायबल टू स्ट्राइक डाउन है। आगे नेक्स्ट बेटा
एडजुडिकेशन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ शो काज नोटिस, अगर कोई चीज़ आपको इशू कन्फ्रंट ही नहीं किया शो काज नोटिस में, आगे आगे उन्होंने एडजुडिकेशन आर्डर असेसमेंट आर्डर किया, उसमें एडजुडिकेट कर दिए, या वहाँ कुछ और कन्फ्रंट किया, आगे आगे कुछ और कर दिए, तो उस सिचुएशन में वो भी एडजुडिकेशन जो है इलीगल है। नेक्स्ट, नॉन सर्विस ऑफ वैलिड शो ना कर, एक शो काज नोटिस सर्व ही ना करना, वो भी इलीगल वाइड है। एक सर्व तो करना और प्रॉपर आप पे ना करना, या जो रेलेवेंट बंदा है इरेलेवेंट बंदा है उस पर कर देना, उस पर भी अफेक्ट करता है उसको। इसके बाद ऑर्डर नॉट ऑन द डेट ऑफ फिक्स, डेट उन्होंने शो काज नोटिस में और दी है, उसको हेरेंगे है, उन्होंने ऑर्डर 6 माह बाद कर दिया किसी और डेट को, तो उस इट मीन उस दिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी उसने, तो उस अपॉर्चुनिटी वाले में आप जा सकते हैं। या ये है कि एक अफसर ने नोटिस दिया हुआ है, वो चला गया, बाद वाला आया तो उसी ने ही ऑर्डर उसी पे कर दिया, नए वाला आएगा, सक्सेसर के लिए ज़रूरी है कि पहले वो दे, क्योंकि उसने ना हेयरिंग, जो पहले ने हेयरिंग दी, इसने तो हेयरिंग दी नहीं, तो हेयरिंग अपॉर्चुनिटी अभी हमने पढ़ी थी कि वो ज़रूरी है, तो उसके लिए नए आने वाला हेयरिंग अपॉर्चुनिटी पहले देगा, केस देखेगा, डिस्कस करेगा, तो फिर बनाएगा, अगर नहीं होगा तो आगे जाके फिर इसे एक शार्ट अपॉर्चुनिटी के लिए, वैसे ही वो जुल्फ़कार की जजमेंट है जिसमें कहा 3 अपॉर्चुनिटी 15 डे आप ईच देनी चाहिए, अगर वो नहीं देते तो फिर भी आपका इनवैलिड होगा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी वाला। उसमें का ड्यू प्रोसेस है, एक्सपर्ट ऑर्डर है, तो इसके लिए कि जब मैंडेटरी कंडीशन दी हों कि ये अपॉर्चुनिटी देनी है, या एक्सरसाइज ऑफ पावर इज सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन हो, सरकमस्टांसेज हो, वो कंडीशन पैरामीटर या वो चीज़ें फुलफिल ना की हों, तो जो भी कंसिक्वेंटल ऑर्डर होगा इलीगल वाइड होगा, और सब्सिक्वेंट जितने भी एक्शंस होंगे विच आर फ्लोइंग देयर फ्राम, वो भी सारे इलीगल वाइड होंगे। तो इसमें कोलेक्टर सहीवाल का इंपॉर्टेंट है, दूसरे भी सारे। इसके बाद एक्सपार्ट अनलॉफुल एंड नलीफाई, ये एक्सपार्ट के मतलब है कि एक्सपार्ट जो है ऑर्डर है वो वैसे ही पसंद नहीं किया जाता, उसके साथ साथ उसके फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग जो है सिंगल नोटिस है, तो उस पर भी हो तो वो भी वापस रिमांड किया जा सकता है कि दोबारा प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दें। और बेटा खत्म हो गया, चलिए कोई सवाल किसी अगर नेक्स्ट एक से नेक्स्ट देख लें, लिमिटेशन हो गया, और कोई रह गया? अपॉर्चुनिटी देख ले, अपॉर्चुनिटी सारे हो गए ना, चलिए अब कोई इशू किसी का हो, क्वेश्चन है तो सस्पेंड का रेफरेंस है सेक्शन 11 के, कोई इशू हो, कोई चीज़ें हो, तो मेरे ख्याल एक्सपीरियंस सारे इशू जो यूजुअली आते हैं आजकल नोटिस आते हैं या उसमें आप करते हैं, तो सारे ऑलमोस्ट सेक्शन 11 का हमने पढ़ा 3-4 जिसके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है, हाँ इसको आज तक चैलेंज नहीं किया गया किसी स्टेज पे। चैलेंज ठीक है, कोई चैलेंज करेगा, मैंने बता दिया ना। अब वो मैंने कमिश्नर कबील को कहा, वो कहने लगे ये पावर तो 2 में नोटिस दे के 2 में करना है, तो मैंने कहा 2 में तो अलग 4 चीज़ें हैं, ये नॉन लेवी शॉर्ट लेवी तो है ही नहीं। अब लेवी शॉर्ट लेवी भी एक, जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 122 में अंडर असेसमेंट, एस्केप असेसमेंट, एक्सेस रिफंड, ये उसका है, ये इस पर भी अभी डायलेट अपॉन होना है कि नॉन लेवी शॉर्ट लेवी क्या है, कि एक तो वो नॉन पेमेंट शॉर्ट पेमेंट है, अंदर सप्लाई ड्यू वो अलहदा चीज़ है, नॉन लेवी शॉर्ट लेवी क्या है। अगर आप सेक्शन 3 को पढ़ें तो वहाँ 3 वर्ड यूज़ हुए हैं, वहाँ यूज़ है चार्ज, लेवी, कलेक्टेड एंड पेड। तो जहाँ चार्ज यूज़ हो जाए, चार्ज हो जाए तो चार्जिंग जो है व्हाट पर्सन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट सब्जेक्ट मैटर एट व्हाट रेट, उस पर टैक्स लगेगा, ये चार्जेबिलिटी है, ये होती है फिक्सेशन ऑफ लाइबिलिटी, लॉ फिक्स लाइबिलिटी कर देता है। असेसमेंट रिकवरी सब्सिक्वेंट मैटर होते हैं, तो जहाँ वहाँ ये वर्ड, क्योंकि चार्ज, लेवी और कलेक्शन तीनों वर्ड अलग-अलग हैं, तो इसमें चार्ज अलग है, लेवी अलग है। कहीं लेवी वो जो वर्ड है ये ब्रॉडर इन स्कोप है, बाद दफ़ा लेवी अगर चार्ज ना लगता, लेवी एंड कलेक्शन होता, तो चार्जेबिलिटी और असेसमेंट लेवी का ही पार्ट होते। बाद दफ़ा लेवी असेसमेंट और कलेक्शन को रेफर करता है, दोनों को, बाद दफ़ा तीनों को करता है। तो यहाँ लेवी का वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है ये असेसमेंट को डील करता है या कलेक्शन को करता है, क्योंकि यहाँ चार्ज अलग है, चार्जेबिलिटी अलग है। तो इट मीन्स नॉन लेवी मीन escapement फ्रॉम असेसमेंट। लेवी मीन असेसमेंट कोई हुई है, पहले कोई ऑर्डर हुआ है, ऑर्डर में ये एस्केप हो गया, ऐसे है कि उसमें नॉन लेवी हुई है, लगा नहीं टैक्स, असेस नहीं हुआ, नॉन असेस्ड। दूसरा शॉर्ट असेस है,
ठीक है। लेवी मीन, लेवी को अगर हम उस टेनोर में देखें जो वर्ड है चार्जिंग में, चार्ज, लेवी एंड कलेक्ट, तो लेवी मीन असेसमेंट, तो लेवी डज नॉट मीन चार्जेबिलिटी, ठीक है। वो असेसमेंट का वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल होगा, असेसमेंट की जगह पे क्या इस्तेमाल होगा, लेवी। इट मीन इस लॉ में असेसमेंट लेवी को कहा गया, और चार्जेबिलिटी अलहदा वर्ड है और कलेक्टिविटी अलहदा है। अब लेवी मीन असेसमेंट, तो इस मीन इट मीन कोई असेसमेंट पहले हुई है और असेसमेंट में नॉन असेसमेंट है किसी सप्लाई की, उस पर टैक्स नहीं लगा, या उस पर असेसमेंट जो हुई है उस आर्डर में उसमें शॉर्ट टैक्स लगा है। तीसरा अरोनियस रिफंडेड, इट मीन पहले आर्डर फंड का हुआ है उस पर आपने गलत रिफंड दे दिया। और जो 2 सेक्शन है उसमें क्लेम है, उसमें आपका कोई आर्डर नहीं हुआ, आपने इनडिविजिबल क्लेम और फंड किया है रिटर्न में, कोई आर्डर नहीं हुआ। इस तरह आपने इनडिविजुअल क्लेम किया है इनपुट टैक्स, या आपने नॉन पेमेंट की है ऑन द सप्लाई मेड, सप्लाई आपने की उसमें नॉन, वहाँ शॉर्ट असेसमेंट का टर्म नहीं है, शॉर्ट लेवी या नॉन लेवी नहीं, आपने सप्लाई की है, सप्लाई के साथ आपने टैक्स उस पर जो ड्यू था वो देना था, वो आपने नहीं दिया। यहाँ कोई असेसमेंट लेवी हुई है, असेसमेंट हुई है, वहाँ वो चीज़ रह गई है, तो अब रह गई है। जैसे एडिशनल असेसमेंट आगे होती थी, या अमेंडेड असेसमेंट में ये होता है, ओरिजिनल में नहीं, अमेंडेड में होता है कि जो स्केप असेसमेंट है, अंडर असेसमेंट है, ओवर रिफंड है, या आपका अंडर चार्ज है, टैक्स लोअर रेट पे चार्ज है, वो वाली चीज़ है। ये भी अभी इंटरप्रेट नहीं हुई, लेकिन एक इंटरप्रेट में हुई थी, वो जब ये कस्टम में होता था, ये सेल टैक्स जो है कस्टम अलहदा था सेल, तो उस वक्त अरोनियस रिफंड को उन्होंने डिटर्मिन किया था कि अरोनियस रिफंड मीन या कोलिजन, या इससे जो अरोनियस फंड है कोलिजन से या डेलिबरेट से या इनएडवर्टेंट कंस्ट्रक्शन से या एरर से, तो या मिसकंस्ट्रक्शन से, इट मीन ऑलरेडी फंड का ऑर्डर हुआ है, उसमें अरोनियस रिफंडेड है, तो इट मीन ऑलरेडी एक के मतलब है ऑलरेडी ऑर्डर हुआ, तो दूसरे भी उसी तरह कस्टोड होंगे, तो वो भी ऑलरेडी असेसमेंट हो, उसमें अंडर चार्ज हो या नॉन चार्ज हो, नॉन लेवी हो, शॉर्ट लेवी हो, तो वो उसको डील करेगा। इसका आपने बताया कि टैक्स फ्रैक्शन के थ्रू हम डिटेक्ट, हाँ, इस वाला जो है, ये 2 जो है नॉन कंस्ट्रक्शन या डेलिबरेट कोलिजन जो है, उसमें अगर आप देखते हैं कि ये वाली वैल्यू ऑफ सप्लाई है जिसपे चार्ज, जिसपे नॉन लेवी है, असेसमेंट से जो बच गया है या अंडर चार्ज हुआ है, या उसको हमने कैसे चार्ज करना है, उस पर टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, तो टैक्स फ्रैक्शन से आपने चार्ज करनी है। टैक्स फ्रैक्शन खोलें बेटा डेफिनेशन। सपोज 2 लाख की सप्लाई है जिसमें टैक्स नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा, या आधा लगा है, तो आधा लगा है तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, टैक्स फ्रैक्शन का देखेंगे। टैक्स फ्रैक्शन सप्लाई वो 5 लाख है, तो आप 5 लाख में हम देखेंगे सप्लाई, इट मीन उसमें सेल टैक्स 17% जो रेट है ऑलरेडी एडेड है, ऐसे समझ लें। तो जो 5 लाख में 17% एडेड है, तो 17% लगता तो एक वैल्यू ऑफ सप्लाई पे 17 ऐड करके वो होता है ना, तो वो 117 के बराबर है, तो उसको 117 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 17 करेंगे तो टैक्स आ जाएगा, 100 करेंगे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। ये है टैक्स फ्रैक्शन। टैक्स मीन्स अमाउंट वर्कड आउट इन अकॉर्डेंस विद द फार्मूला जो सप्लाई ये है ना, ए जो है टैक्स रेट है, 100 क्या है, वो वैल्यू ऑफ आपकी 100 अलहदा है, और ए उसमें 17 ऐड कर देना है, तो मल्टीप्लाई किसको करना है, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के 2 हिस्से करने हैं आपने, इसमें से टैक्स अलहदा निकालना है, और या समझिए ये टैक्स का फार्मूला है, उसमें टैक्स इतना बनेगा, मल्टीप्लाई सप्लाई कर दें, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो आपकी स्केप हुई है या अंडर चार्ज हुई है, तो ये टोटल टैक्स निकल आएगा। अगर अंडर चार्ज है तो उसमें से जितना पे किया वो लेस कर देंगे, बाकी आपको पे करना होगा टोटल ये वाला। तो इस तरह कैलकुलेशन होगी। स्टेट वे जो कर देते हैं कि इतने % टैक्स, वो गलत है। अगर वो कहे जी आपने ये प्रोडक्शन एस्टिमेशन आपकी सप्लाई इतनी है, तो बैंक क्रेडिट 2 लाख है, 2 लाख पे डायरेक्ट 17% लगाए, तो वो गलत है। वो उसको 117 से डिवाइड करे, अगर लगाना भी है स्केप, मान ले कि वो स्केप है, नॉन चार्ज है, तो इसको 117 से डिवाइड करे, मल्टीप्लाई 17 करे। तो जो डिडक्ट करेगा उसे अजम्पशन बेसिस कहेंगे, क्या कहेंगे? इस फार्मूले की गलती है ना, फार्मूले से कि वायलेशन ऑफ लॉ की है ना, जितना ज़्यादा लगाएगा उससे ज़्यादा निकलेगा, इससे कम निकलेगा कि कम निकलेगा। कमिश्नर अपील वाले कहते हैं इतना लेस कर लो, बाकी वो ठीक है ना, आप कानून में लॉ इन अकॉर्डेंस विद लॉ करना है, तो ये फार्मूले से जो निकलेगा, पहले तो आप उसी पे कहेंगे कि अजम्पशन वाला, अजम्पशन पे वैसे ठीक नहीं। अगर सपोज मान लें कि वो आप एडमिट करते हैं जी वाकई ये स्केप असेटमेंट है, इस सप्लाई पे टैक्स नहीं लगा, मैंने ये सप्लाई की थी, थर्ड पार्टी से
पकड़ी जाती है कि इस बंदे को आपने सप्लाई की, इनवाइस भी आपने इशू की, उस बंदे से पकड़ी जाती है। अब वो बंदे ने क्लेम भी की हुई है, आपने इधर डिस्क्लोज नहीं की, तो ये एस्केप सप्लाई होगी ना। अब एस्केप सप्लाई पे अब टैक्स आपने एस्केप किए तो उस पे फिर इस फार्मूले से कैलकुलेट हो। ठीक, फार्मूला ये फ्रैक्शन वाला, उसमें नॉन लेवी शॉर्ट लेवी जो है और अर्निंग्स रिफंड जो है ऑन काउंट ऑफ कोलिजन या इनएडवर्ट कोलिजन या डेलिब्रेट या इनएडवर्टेंट एरर और मिसकंस्ट्रक्शन वाले में फॉल करेगा, तो उसकी वर्किंग जो है वो इस तरह कैलकुलेट होगी। टैक्स लायबिलिटी की जो प्रिंसिपल लायबिलिटी कैलकुलेट करनी वो इस तरह आप कर। क्लियर जी, थैंक यू वेरी मच। मैं इंतहाई मशकूर हूँ। मैं इंतहाई मशकूर हूँ तमाम पार्टिसिपेंट पाकिस्तान टैक्स अकेडमी का, जो आज इस जो हमारे सेशन उसके अंदर तशरीफ़ लाए। अगली जुमेरात इंशाल्लाह हम जो रिफ़ंड सेक्शन 10 हमारा रह गया है उसके हवाले से इंशाल्लाह हम उसको प्रॉपर देखेंगे, उसके रेलिवेंट केस क्लास चीज़ें भी, और इन एडिशन टू क्वेश्चन आंसर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।